अध्याय 21 परिवर्तन। जल्दी करो और भागो। यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, तीन तलवार गठबंधन के सदस्य भागने लगे। जी। हालांकि उनके भागने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हवा में भरी अजीब गैस ने मानो उन्हें अपना लक्ष्य पा लिया था और बिजली की गति से वह तीनों लोगों की ओर उड़ चली। दूर भागो। ऐसे अजीबोगरीब पदार्थों का सामना करते ही वे तीनों पागलों की तरह अपने हाथों में लोहे की तलवार लहराने लगे, लेकिन गैस के आगे उसका कोई असर नहीं हुआ। गैस का उन पर कोई असर नहीं हुआ और आखिर में गैस उनके दिमाग में घुस गई। आह! उसी क्षण तीनों के चेहरे बदल गए। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी लोहे की तलवारें फेंक दीं, सिर ढक लिया और दर्द से कराहने लगे। बिपिन साफ तौर पर देख सकता था कि उनके चेहरे सफेद से हरे, हरे से बैंगनी हो गए थे और वे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, लेकिन फिर वे इधर-उधर लौटने लगे। कोई भी बता सकता था कि वे दर्द की भारी लहरों से पीड़ित थे, लेकिन यह दर्दनाक चीख सिर्फ कुछ पलों तक ही रही। बहुत जल्दी ही उन तीनों की सांसें थम गईं और उनके पैर लंगड़े हो गए और वे मर गए। उनके मरने के चेहरे बेहद असामान्य थे। उनके चेहरे सूज गए थे, चेहरे के साथ छिद्रों से खून बह रहा था, उनकी आंखें बाहर निकल आई थीं और यहाँ तक कि उनके बाल भी झड़ने लगे थे। यह बहुत ही भयानक था। जी। लेकिन बिपिन के लिए सबसे अधिक भयावह चीज थी अजीब गैस। तीनों लोगों की दर्दनाक मौत के बाद उनके दिमाग में गई गैस वापस बाहर निकल गई। साथ ही चारों ओर से अजीब गैस धीरे धीरे बिपिन की ओर तैरने लगी। कृपया मुझे बचाओ। बिपिन घबरा गया और उसने रहस्यमय बूढ़े आदमी की ओर देखा, क्योंकि उसे पता चला कि गैस बूढ़े आदमी के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर हर जगह तैर रही थी। इसका मतलब था कि कमोबेश रहस्यमयी चीजें बूढ़े आदमी से डरती थीं। लेकिन बिपिन की मदद की पुकार न केवल बूढ़े आदमी की सहानुभूति प्राप्त करने में विफल रही, बल्कि इससे उसके चारों ओर अजीब गैस भी उत्तेजित हो गई और उसी क्षण उन्होंने बिजली की गति से बिपिन पर हमला कर दिया। लानत है! यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, बिपिन का शरीर हरकत में आया और वह पागलों की तरह उस बूढ़े आदमी की ओर भागा। वह उस आदमी का इस्तेमाल करके विपत्ति से बचना चाहता था। हालांकि उसने अजीब गैस की गति को कम करके आका। कुछ कदम दौड़ने के बाद बिपिन को अपने मस्तिष्क से दर्द की लहर महसूस हुई, जैसे कि कुछ उसकी चेतना में प्रवेश कर गया हो और उसके मस्तिष्क को फाड़ रहा हो। आह! कुछ ही समय बाद दर्द बढ़ता गया और बिपिन को पहले से ही पता था कि अजीब गैस की एक बड़ी मात्रा उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई है। वे चीजें उसके शरीर को खा रही थीं और असहनीय दर्द ला रही थीं। ऐसी परिस्थितियों में बिपिन के पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था और वह बहुत जल्दी जमीन पर गिर गया। वह जोर से चिल्लाते हुए पहले वाले तीन तलवार गठबंधन सदस्यों की तरह आगे पीछे लुढ़कने लगा। उस दृश्य को देखते हुए रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। हालांकि उसके चेहरे पर जो अजीब मुस्कान थी वह धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक निराशा ने ले ली। आह! लेकिन ठीक उसी समय बिपिन अचानक गुर्राने लगा। उसके सिर से एक सफेद किरण भंवर की तरह फैली और उसके चारों ओर घूमने लगी। देखते ही देखते कई मीटर की परिधि में मौजूद सारी अजीबोगरीब गैस धूल और धुएं की तरह उड़ गई। गुर्राने के बाद बिपिन बिना शक्ति के जमीन पर लेट गया और बेहोश हो गया। लेकिन वह सफेद किरण भंवर उसके साथ घूमती रही। प्रकाश के भंवर के संरक्षण में चारों ओर से अजीब गैस बिपिन के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाई। यहाँ तक कि पहले की कान भेदने वाली आवाजें भी बहुत गहरी और धीमी हो गईं, जैसे कि वे डर गए हों। हम उस बदलाव का सामना करते हुए
रहस्यमय बूढ़े आदमी के चेहरे पर भाव बदल गए और उसकी दोनों आंखों से सुखद आश्चर्य की झलक उभरी। उसके बाद उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और हर जगह एक अजीब सी लहर फैल गई। सारी गैस सफेद हड्डियों में वापस चली गई। जब अजीब गैस गायब हो गई तो बिपिन के शरीर के चारों ओर प्रकाश का भंवर भी धीरे धीरे बिपिन के मस्तिष्क में वापस चला गया। लगभग 1000 साल के इंतजार के बाद मैं आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो मेरे लिए सही है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बूढ़े आदमी का शरीर हिला, हवा में तैरा और फिर धीरे धीरे बिपिन के सामने सरक गया। उसके बाद उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई और बिपिन की छाती की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों से कई जुगनू जैसी चमकती हुई वस्तुएं उड़कर बिपिन की छाती में जा लगीं। जब वे चमकती हुई वस्तुएं बिपिन के कपड़ों से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, तो उसके कपड़े तो सुरक्षित रहे, लेकिन उसकी छाती पर चमक के कई बिंदु दिखाई देने लगे। बूढ़ा आदमी चुपचाप बिपिन को देखता रहा जब तक कि बिपिन की छाती से चमक गायब नहीं हो गई। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक बीच में बूढ़े आदमी के साथ एक भयंकर गहरे हरे रंग का तूफान घूमने लगा और तूफान में सार के बिंदु थे जिनमें अतुलनीय भयानक दबाव था। तुरंत इसने पहाड़ी जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। अजीब बात यह थी कि तूफान हवा में ऊपर नहीं उठा, बल्कि जमीन में नीचे की ओर जाने लगा। आखिरकार वह मिट्टी में गहराई तक चला गया और विशाल सफेद हड्डियां भी गायब हो गईं। हिंसक तूफान के बाद जंगल के सभी फूल, घास और पेड़ किसी भी तरह से नहीं बदले और रात का आसमान भी फिर से धरती को ढक गया। एकमात्र परिवर्तन यह था कि बिपिन बेहोश हो गया था और तलवार गठबंधन के 3 सदस्य मर गए थे। हल्की हवा चली और हल्की ठंडक आई। उस ठंड ने बिपिन को भी होश में ला दिया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मम्मा, क्या हुआ? क्या मैं सपना देख रहा था? बिपिन उठकर बैठ गया और अपने दर्द भरे सिर पर हाथ फेरते हुए उसने चारों ओर देखा। उसने पाया कि पहले वाला डरावना दृश्य पूरी तरह से गायब हो गया था और उसे लगा कि पिछला अनुभव केवल एक सपना था। यह सही नहीं है। जब बिपिन की नजर तलवार गठबंधन के 3 सदस्यों पर पड़ी तो वह अचानक उठ खड़ा हुआ। जब उसने मौत की भयावह स्थितियों को देखा तो उसे पता चल गया कि पिछली घटनाएं वास्तव में घटित हुई थीं। यह बहुत डरावना है। इस आध्यात्मिक औषधि पर्वत में ऐसी अजीब जगह क्यों है? 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान, यह कहां से आया? वह रहस्यमय बूढ़ा आदमी कौन है? बिपिन पूरी तरह से हैरान था। अब तक जो कुछ भी हुआ वह अकल्पनीय था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह पहले से ही उसकी सहनीय सीमा से परे था। शश। ठीक उसी समय बिपिन ने अचानक कदमों की आवाज सुनी और वह जान गया कि लोग पास आ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए बिपिन पीछे मुड़ा और जंगल में गहरे भाग गया। उसे वहां से चले जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह लोगों को यह नहीं बता सकता था कि वह 3 तलवार गठबंधन सदस्यों से जुड़ा हुआ है, अन्यथा उसके पास इसे समझाने का कोई तरीका नहीं होगा। वह यह नहीं कह सकता था कि उन्होंने किंवदंतियों के अनुसार 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में प्रवेश किया था और फिर तीनों मारे गए, जबकि उसे खरोंच तक नहीं आई थी, है ना? यह बहुत अजीब था और अगर वह लोगों को बताता भी तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। भले ही लोग इस पर विश्वास कर लें, बिपिन एज्योर ड्रैगन स्कूल में एक अजीब व्यक्ति बन जाएगा, इसलिए उसे सभी कनेक्शन हटाने होंगे। बिपिन भागते हुए जल्दी ही समझ गया कि उसके अंदर कुछ अलग है। उसे लगा कि उसकी इंद्रियां बहुत स्पष्ट हैं। हवा से हिलती घास भी उसे महसूस हो रही थी। उसे पहले कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था।
क्या मेरा सिर इतना संवेदनशील है क्योंकि इस आध्यात्मिक औषधि पर्वत में रात के सन्नाटे के साथ बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है? बिपिन ने यह जानने की कोशिश की कि उसे बेहतर होश क्यों है, लेकिन उसने अचानक अपने कदम रोक दिए। तुरंत उसकी दोनों आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक उभरी। उसने एक अजीब ऊर्जा को हिलते हुए महसूस किया, और हालांकि यह अभी भी काफी दूर थी, वह पुष्टि कर सकता था कि यह एक आकाश आत्मा घास थी। अध्याय 22 लड़की और राक्षस के बीच महान युद्ध। मैं यह कल्पना तो नहीं कर रहा हूं न? बिपिन को यह महसूस करके आश्चर्य हुआ कि आध्यात्मिक घास कहाँ स्थित थी, और बेशक बिपिन जानता था कि इसका क्या मतलब है। यदि वह अनुभूति वास्तविक थी, तो इसका अर्थ था कि आध्यात्मिक औषधि पर्वत पर वह पानी में मछली की तरह था। यह सोचते हुए बिपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया जहां से उसे कुछ महसूस हुआ था। वह उस चीज की पूरी तरह से जांच करना चाहता था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, बिपिन और अधिक खुश होता गया क्योंकि उसके मस्तिष्क में आकाश आत्मा घास की हलचलें और अधिक मजबूत होती जा रही थीं, जिसका कमोबेश मतलब था कि उसकी भावना एक भ्रम नहीं थी। जब बिपिन दूसरी झाड़ी के पास से गुजरा तो उसने अपने सामने एक लाल पौधा देखा। यह आकाश आत्मा घास थी। स्काई स्पिरिट ग्रास ग्राउंड स्पिरिट ग्रास से काफी बेहतर थी। लाल शाखाएं और तने से लाल चमक निकलती थी और ऐसा लगता था जैसे उसमें आग लगी हो। रात के समय यह खास तौर पर खूबसूरत लगती थी। छोटी सी बात है, पूरे दिन मेरे साथ खेलने के बाद मैं देखूंगा कि इस बार तुम मुझसे बच सकती हो या नहीं। जैसे ही उसने आकाशीय आत्मा घास को देखा, बिपिन रुका नहीं और तुरंत आगे बढ़ गया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पैरों के तलवों पर केंद्रित किया और उसकी गति एक पल में दोगुनी हो गई। पलक झपकते ही वह आकाशीय आत्मा घास के सामने पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि बिपिन ने अपने हाथ बढ़ाए, वह आकाश आत्मा घास गायब हो गई और दिखाई नहीं दी। तुम दौड़ना चाहते हो, लेकिन क्या तुम दौड़ सकते हो? यह देखकर कि आकाशीय आत्मा घास अदृश्य होकर भागना चाहती थी, बिपिन ने अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान बनाई। वह आगे बढ़ा, अपने सामने की हवा को पकड़ा, और फिर उसने एक तेज चीख सुनी। एक आकाशीय आत्मा घास बिपिन के हाथों में जकड़ी हुई थी। जब स्काई स्पिरिट ग्रास को बिपिन ने पकड़ लिया तो उसने तुरंत अपनी अदृश्यता खो दी और पागलों की तरह संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसकी शक्ति ग्राउंड स्पिरिट ग्रास से कई गुना अधिक थी, लेकिन बिपिन के हाथों में होने के कारण यह बेकार थी। अंत में यह केवल आज्ञाकारी रूप से अपनी आध्यात्मिक प्रकृति खो सकता था और बिपिन की हथेली में रखी गई आधा इंच की लाल रंग की आध्यात्मिक घास बन सकता था। ऐसा लगता है कि यह निश्चित रूप से एक भ्रम नहीं है। बिपिन ने आकाश आत्मा घास को थैले में फेंक दिया और वह अपने दिल में बेहद खुश था। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह विशेष भावना कहाँ से आई है। बिपिन के लिए वह इस पर दृढ़ता से भरोसा कर सकता था जब तक। लेकिन एक विचार के साथ बिपिन के लिए यह सोचना मुश्किल नहीं था कि शक्ति कहाँ से आई। आखिरकार यह 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में प्रवेश करने के बाद बनी थी और अजीब गैस का लक्ष्य मस्तिष्क था। इसका मतलब यह था कि यह तर्कसंगत था, भले ही यह अजीब गैस का हमला था जिसने बिपिन की इंद्रियों को मजबूत बना दिया था। एक और चीज मेरे दरवाजे पर आ गिरी। ठीक उसी समय उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठीं। एक और आकाशीय आत्मा घास उसकी पहचान सीमा में प्रवेश कर गई। इतनी मजबूत पहचान शक्ति के तहत वस्तुतः कोई भी आकाश आत्मा घास बिपिन के हाथों से बच नहीं सकती थी। भागने के सभी तरीके व्यर्थ प्रयास थे। बिपिन पूरी रात नहीं सोया और जब दिन हुआ
तो उसने दर्जनों स्काई स्पिरिट घास पकड़ ली थी। ऐसी फसल निश्चित रूप से लोगों को पागल कर देगी। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो बिपिन को लूटना भी संभव था। आखिरकार आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत के भीतर शिष्यों के बीच लड़ाइयों और चोरी की संख्या कम नहीं थी। हालांकि बिपिन की पहचान शक्ति केवल स्काई स्पिरिट ग्रास तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान एक निश्चित सीमा में प्रवेश करता तो बिपिन उसे पहचान लेता, इसलिए लगभग कोई भी बिपिन का पता नहीं लगा सकता था। एक और दिन बीत गया और जब रात आई बिपिन का बैग लगभग भर चुका था। इस बार बिपिन ने शिकार जारी नहीं रखा और उसने आकाश आत्मा घास को परिष्कृत करना शुरू करने के लिए एक छिपी हुई जगह ढूंढ ली। बिपिन की शोधन गति शीर्ष श्रेणी की थी और केवल 4 घंटों के बाद आकाश आत्मा घास से भरा बैग उसके द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया गया। इसके साथ ही उसका डेंटियन भी अधिक से अधिक भर गया। इससे बिपिन खुश हो गया और हालांकि स्काई स्पिरिट ग्रास की तुलना सेंट स्पिरिट ग्रास से नहीं की जा सकती थी, लेकिन अगर उसे हर दिन इतनी मात्रा में परिष्कृत करना होता तो वह 10 दिनों के भीतर सफलता प्राप्त कर सकता था। उस दिन के बाद से बिपिन ने सारा दिन आध्यात्मिक औषधि पर्वत के मध्यचक्र में बिताया और देर रात तक बिना रोकटोक के आकाशीय आत्मा घासों का शिकार किया। उसने उस दिन शिकार की गई सभी आकाशीय आत्मा घासों को परिष्कृत किया। फिर 4 घंटे आराम करने के बाद वह पागलपन की हद तक शिकार करना जारी रखा। यह चक्र ऐसे ही चलता रहा और बिपिन के आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत में प्रवेश करने के 9 दिन बाद उसने अपने डेंटियन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। 9 बिजली के जानवर एक बार फिर बदल गए और बिपिन आखिरकार आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर से 5वें स्तर पर पहुंच गया। इस शक्ति के साथ मैं उन लोगों के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा जो आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर हैं। अपनी ताकत को कई गुना बेहतर महसूस करते हुए बिपिन खुद अवाक रह गया। जिसके पास दिव्य बिजली थी उसके पास वास्तव में दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली शक्ति थी, खास तौर पर उसकी 3 थंडर स्टाइल्स। अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो स्पिरिट दायरे के 6वें स्तर के विशेषज्ञ भी उसे हरा नहीं पाते। लेवल क्रॉसिंग लड़ाइयां पहले से ही सामान्य ज्ञान को चुनौती दे रही थीं। हालांकि जो लोग बहुत ही प्रतिभाशाली थे वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन वे प्रतिभाशाली थे। अगर ये चीजें किसी ऐसे व्यक्ति पर होती जिसे लोग जानते थे तो हर कोई चौंक जाता। अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद बिपिन फिर से आकाशीय आत्मा घास की तलाश में निकल पड़ा। इस बार यह बहुत आसान था। केवल आधे दिन में उसने अपना बैग भर लिया। चूंकि राशन का बैग लगभग खाली हो चुका था, इसलिए वह बैग भी आध्यात्मिक दवाई रखने के लिए बिपिन का उपकरण बन गया। हालांकि वर्तमान बिपिन केवल स्काई स्पिरिट ग्रास के बारे में नहीं सोच रहा था। वह इनर सर्कल की ओर बढ़ना चाहता था और वह सेंट स्पिरिट ग्रास की जांच करना चाहता था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह रैंक 6 भयंकर जानवर से कमजोर नहीं है। यह आभा। लेकिन लंबे समय तक आंतरिक घेरे में प्रवेश करने से पहले बिपिन ने 2 प्रकार की आभा महसूस की और वे दोनों बेहद मजबूत थीं। सबसे पहले आध्यात्मिक औषधियां थीं। घनी भरी बुरी आभा स्पष्ट रूप से संत आत्मा घासों से थी, जिनकी आध्यात्मिक प्रकृति थी। उनमें से बहुत सारे थे, लगभग 100। दूसरी आभा मनुष्य की थी। यह भी बहुत बड़ी थी, इसलिए यह आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस समय दोनों आभाएं आपस में मिल गई थीं। यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति संत आत्मा घासों के साथ एक महान युद्ध कर रहा था। लेकिन उस व्यक्ति की आभा स्थिर नहीं थी, इसलिए वे किसी जाल में फंस गए होंगे। किसने अकेले इतने सारे संत आत्मा घासों को चुनौती देने की हिम्मत की? उत्सुकता से बिपिन ने परिणाम देखने का फैसला किया।
जब वह पेड़ों की परतों के ऊपर से छलांग लगाने लगा तो दूर से दृश्य देखकर वह दंग रह गया। बैंगनी कांटों से भरा 3 मीटर लंबा विशाल पौधा अपने मुंह में दांतों से भरा हुआ था। यह अपने शरीर से एक दमनकारी आभा उत्सर्जित कर रहा था और यह संत आत्मा घास जैसा भी नहीं लग रहा था। यह एक राक्षस जैसा लग रहा था। हालांकि डरावनी संत आत्मा घासों के बजाय विपिन की निगाहें उस छोटी सी आकृति पर केंद्रित थीं, क्योंकि वह आकृति न केवल 100 संत आत्मा घासों के गठन से गुजरी थी, बल्कि वह एक सुंदरता थी जो उसके नाम से मेल खाती थी। वह सुंदर लंबे बाल, वह नाजुक चेहरा, वह बर्फसी सफेद त्वचा, वह आंखें जो खतरे के सामने भयभीत नहीं थीं और इसके बजाय अडिग थीं, विपिन को गहराई से आकर्षित कर रही थीं। वह लड़की निस्संदेह विपिन द्वारा देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की थी। लेकिन विपिन का उसकी ओर आकर्षित होने का कारण केवल उसका रूप नहीं था, बल्कि उसकी उम्र में उसके पास जो ताकत थी वह भी थी। नीचे सावधान रहें। अचानक विपिन जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि लड़की के पैरों के नीचे एक संत आत्मा घास छिपी हुई थी। क्या? लड़की ने विपिन को देखा भी नहीं था, इसलिए ऐसी अप्रत्याशित चीख सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने अवचेतन रूप से अपने दोनों पैरों से जमीन पर थपथपाया और हवा में छलांग लगा दी। जैसे ही वह जमीन से उठी, एक विशाल संत आत्मा घास अपने नुकीले दांतों और पंजों के साथ जमीन से बाहर निकल आई। उस अप्रत्याशित घटना ने उस लड़की के मन में डर पैदा कर दिया। अगर उस आवाज की याद न आती तो उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ उसने विपिन की ओर अपनी नजर डाली। लेकिन जब उसने विपिन को देखा तो उसका नाजुक चेहरा तुरंत जम गया और वह चौंक कर बोली, यह तुम हो? अध्याय 23। 10,000 में एक नहीं। आप मुझे जानते हैं? विपिन ने उस सुंदर लड़की का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया और 3 बार ऊपर से नीचे देखने के बाद उसे पता चला कि न केवल वह लड़की सुंदर थी, बल्कि वह बहुत जवान भी थी। जाहिर तौर पर उससे उम्र में छोटी थी। इसके अलावा लड़की की छाती पर एक बैज था जिससे पता चलता था कि वह विंग्स एलायंस की सदस्य थी। हालांकि उस लड़की ने विपिन को चौंका दिया, लेकिन वह वास्तव में लड़की को नहीं पहचान पाया। तुम्हें कौन जानता है? जल्दी करो और चले जाओ, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम आ सको। लड़की ने विपिन की ओर देखा, फिर खुद को संत आत्मा घासों के खिलाफ विशाल लड़ाई में झोंकना जारी रखा और ऐसा लग रहा था कि वह विपिन पर बेहद गुस्सा थी। हालांकि विपिन को नहीं पता था कि लड़की इतनी गुस्से में क्यों थी। विपिन को पहले से ही पता था कि लड़की को संत आत्मा घास ने घेर लिया है। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पास वह मौका नहीं था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो लड़की अपनी शारीरिक शक्ति के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगी और वहीं मर जाएगी। एक आदमी होने के नाते विपिन इतनी खूबसूरत लड़की को उन राक्षसों द्वारा कैसे खा जाने दे सकता था? वह ऐसी किसी चीज को अनदेखा नहीं कर सकता था। तो उस बारे में सोचते हुए विपिन बिना किसी हिचकिचाहट के कूद गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसे थोड़ा पछतावा हुआ। बड़ी संख्या में राक्षसों ने उसकी उपस्थिति महसूस की और सीधे उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। जीवन एक धागे से लटका हुआ था, इसलिए विपिन ने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। उसके डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा हिलने लगी और यह नसों के साथ साथ चलने लगी। उसके पैर की उंगलियों के ऊपरी हिस्से ने जमीन को छुआ और एक धमाके के साथ उसका पूरा शरीर बिजली की तरह हवा में उछल गया। जैसे ही वह उतर रहा था, विपिन अचानक घूमने लगा। एक बवंडर उठने लगा और उसका पूरा शरीर एक मानव ब्लेड की तरह था जो नीचे सैकड़ों फूलों में भयंकर रूप से घुस गया। टकराना। जैसे ही वह उतर रहा था, फूल बिखर गए।
जैसे ही वह उतरा, जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया जिसके चारों ओर दरारें पड़ गईं। एक संत आत्मा घास को बिपिन ने मौके पर ही मार डाला और वह उसकी उंगली जितनी बड़ी हो गई। उसने 3 थंडर स्टाइल्स की पहली 2 स्टाइल्स प्रदर्शित की, फिर भी उसने केवल एक सेंट स्पिरिट ग्रास को मारा। यह बिपिन के लिए अप्रत्याशित था। आखिरकार यह उसका सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड था। उसने सोचा कि उन हमलों से आसमान डर जाएगा और जमीन रोएगी और बड़ी संख्या में संत आत्मा घास उसके पैरों के नीचे मर जाएंगे। लेकिन उसकी आंखों में परिणाम उसकी कल्पना से बहुत अलग था। हालांकि बिपिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लगभग उसी समय जब वह उतरा, वह अचानक फिर से उछल पड़ा क्योंकि उसे लगा कि कम से कम 3 संत आत्मा घास थे जिन्होंने पीछे से हमला किया था। क्या तुम मरना चाहते हो? संत आत्मा घास के आक्रमण स्वरूप में परिवर्तन और आसपास से आती चीखने की आवाजों को महसूस करके लड़की को पता चल गया कि बिपिन कूद पड़ा है। लेकिन जब उसने बिपिन की दिशा में अपनी नजर डाली तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। चाहे उसने जो भी सोचा हो, उसने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि बिपिन अपनी इच्छानुसार संत आत्मा घासों की सेना के भीतर आ और जा सकता है, जिससे वह भी डरती थी। संत आत्मा घास के हमलों को देखे बिना भी वह अभी भी सटीक रूप से चकमा दे सकता था और हमला कर सकता था। हालांकि वह बिपिन द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल को नहीं पहचानती थी, फिर भी वह शक्ति से बता सकती थी कि यह कम से कम रैंक 4 का कौशल था। यह लड़का, उसने अभी अभी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश किया है और वह पहले से ही रैंक 4 कौशल का उपयोग कर सकता है। लड़की बिपिन के प्रदर्शन की ओर गहराई से आकर्षित थी। बाईं ओर सावधान रहें। जैसे ही लड़की अचंभित थी, बिपिन अचानक चिल्लाया। यह सुनकर लड़की अचानक घबरा गई और उसने जल्दी से अपना शरीर घुमाया। एक हथेली से उसने अपना बायां हाथ पकड़ा और कांटेदार बेल को पकड़ लिया। बेलों को पकड़ने के बाद लड़की ने अपनी मुट्ठी बंद की और बेलों को टुकड़ों में तोड़ दिया। एक और हथेली ब्लेड की तरह बाहर निकली और एक ठंडी चमक के साथ उसने संत आत्मा घास को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह हथेली की तरह भी नहीं था, यह लोहे के ब्लेड की तरह था। संत आत्मा घास को सटीक रूप से काटने के बाद लड़की और भी हैरान थी। बिपिन स्पष्ट रूप से उसकी ओर पीठ करके देख रहा था, इसलिए वह कैसे देख सकता था कि उसके बाईं ओर एक संत आत्मा घास हमला कर रही थी। जब तक ठीक उसी समय बिपिन बिजली की तरह लड़की के बगल में आ गया। उस समय वह पसीने से लथपथ था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए। संत आत्मा घास बहुत मजबूत थी और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। हालांकि बिपिन के पास मजबूत पहचान शक्ति और उसकी अतुलनीय रूप से मजबूत 3 थंडर शैलियां थीं, लेकिन जो आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर था वह उनके प्रति थोड़ा कमजोर था। ओई, अगर तुम जिंदा बाहर निकलना चाहती हो तो मेरी बात मानो, बिपिन ने लड़की से कहा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? तुम्हारे सपनों में लड़की बेहद नाराज थी। बताओ, क्या तुम कुछ समझ रहे हो? मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया था और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। इसके अलावा क्या आपने यह नहीं देखा कि ये संत आत्मा घास थोड़ी अजीब हैं? वे अंधाधुंध हमला नहीं करते हैं और उनके पास सख्त समन्वय है। यदि आप उनके साथ आमने सामने जाने वाले हैं तो आप केवल थक जाएंगे। बकवास, यह तो साफ है। मुझे यह पहले से ही पता था। हालांकि उसने सतह पर ऐसा कहा था, लेकिन उसके दिल में वह बस यही समझती थी। अगर बिपिन की याद न होती तो वह वास्तव में इस पर ध्यान नहीं देती। उसकी ताकत के साथ सेंट स्पिरिट ग्रास को मारना मुश्किल नहीं था।
लेकिन यह स्पष्ट था कि वह सेंट स्पिरिट ग्रास की इस भीड़ के सामने असहाय थी। सीधे टकराव की बहुत कम संभावना थी और उसे हमेशा उनके हमलों से बचने की जरूरत थी। अगर तुम सुनना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से जिंदा ही जा सकता हूँ। बिपिन ने ठंडी सांस ली और जाने के लिए तैयार हो गया। ओई मत करो। बिपिन को जाते देख लड़की घबरा गई। उसने पहले ही बिपिन की क्षमता देख ली थी, इसलिए उसे कोई संदेह नहीं था कि बिपिन सफलतापूर्वक भाग सकता है। हालांकि वह नहीं भाग सकती थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। यह लड़की के प्यारे आज्ञाकारी रूप को देखकर बिपिन ने हंसते हुए कहा, यह बेहतर है। बिपिन को खुद पर इतना गर्व करते देख लड़की का मुंह फूल गया। हालांकि उसकी ताकत बिपिन से ज्यादा थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसे बचना है तो उसे बिपिन पर भरोसा करना होगा। उन दोनों ने समन्वय करने की पूरी कोशिश की और बिपिन के आदेश के तहत लड़की की ताकत वास्तव में प्रदर्शित हुई। लगभग 100 संत आत्मा घासों को केवल 1 घंटे में दोनों लोगों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। विशाल युद्ध के बाद बिपिन ने युद्ध के मैदान की सफाई शुरू कर दी। बेशक जमीन को भरने वाली संत आत्मा घास में उसका भी हिस्सा था। हालांकि मुख्य शक्ति लड़की थी, लेकिन वह मुख्य दिमाग था। क्या इस आदमी ने रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षण लिया है? बिपिन को देखकर जो खुशी से संत आत्मा घास उठा रहा था, बगल में बैठी मोटी सांस लेती लड़की ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पहले आत्मरक्षा के लिए बिपिन लगातार रैंक 4 कौशल का उपयोग कर रहा था। हालांकि रैंक 4 कौशल मजबूत थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग किया। अधिकांश लोग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त होने से पहले इसे केवल कुछ बार ही उपयोग कर सकते थे। हालांकि इतने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने के बाद बिपिन को थकावट का कोई एहसास भी नहीं हुआ। इसके अलावा सेंट स्पिरिट ग्रास को हराने के लिए स्पिरिट दायरे की अपनी 5वीं लेवल की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना, जो रैंक 6 भयंकर जानवर के बराबर था, एक समस्या का संकेत था। यह था कि बिपिन ने रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षण लिया होगा। रहस्यमय तकनीकें। वे रहस्यमय तकनीकें थीं। साधक अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने, आध्यात्मिक औषधि को अधिक तेजी से परिष्कृत करने में सक्षम थे, जिससे डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक समृद्ध हो गई और युद्ध क्षमताएं सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गईं। लेकिन रहस्यमय तकनीकें बहुत कम थीं, और यहां तक कि एज़्योर ड्रैगन स्कूल में भी केवल कुछ ही थीं। उन्हें केवल मुख्य शिष्यों को साधना के लिए प्रदान किया गया था और आंतरिक दरबार के शिष्यों के पास उन्हें छूने का भी कोई तरीका नहीं था। बिपिन के अनमोल रहस्यमय तकनीकों में साधना करने में सक्षम होने के कारण स्वाभाविक रूप से लड़की ने बिपिन को दूसरे नजरिए से देखा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि बिपिन की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी मजबूत क्यों थी। यह किसी रहस्यमय तकनीक की वजह से नहीं था, यह उसके डेंटियन में मौजूद दिव्य बिजली की वजह से था। ऐसा लगता है कि न केवल आपकी आत्मिक शक्ति प्रभावशाली है, बल्कि आपके पास भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। लड़की खड़ी हुई और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे रखकर बिपिन के पास चली गई। कौन सी आत्मिक शक्ति? बिपिन ने शून्य भाव से देखा। अभी भी मूर्ख बन रही हो? यदि तुम्हारे पास आत्मा शक्ति नहीं होती तो तुम संत आत्मा घासों के हमले को स्पष्ट रूप से कैसे देख पाती? लड़की ने खाली नजरों से बिपिन की ओर देखा। तुम मेरी पहचान शक्ति के बारे में बात कर रहे हो? बिपिन चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि लड़की का क्या मतलब था। पता लगाने की शक्ति? मेरे भगवान, आपने आत्मा शक्ति को पता लगाने की शक्ति कहा? आप वास्तव में एक गंवार हैं। बिपिन की ओर लड़की की नजर अधिक से अधिक तिरस्कारपूर्ण होती गई। नहीं जानना सामान्य बात है।
क्या तुम्हें पता होगा कि तुम जन्म के समय पुरुष थे या महिला? विपिन ने ठंडी सांस ली और अपने चारों ओर से संत आत्मा घास को उठाना जारी रखा। ओह, तुम्हारा स्वभाव बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला है। लड़की ने प्यार से मुस्कुराकर उसे पकड़ लिया और फिर हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है कि 10,000 में से एक व्यक्ति के पास भी यह आत्मिक शक्ति नहीं होती? अध्याय 24। क्या तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत रखते हो? ऐसा लगता है कि आप सचमुच इस आत्मिक शक्ति को समझते हैं। विपिन का दिल दहल गया। उसने अभी अभी तथाकथित आत्मा शक्ति का उपयोग करना शुरू किया था, इसलिए उसे इसकी ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि जब लड़की ने कहा कि 10,000 में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास आत्मा की शक्ति हो, तो यह बात सच हो सकती है। यह बहुत स्पष्ट था कि इस बेहद प्रतिभाशाली लड़की के पास यह शक्ति नहीं थी। इसके अलावा उसके प्रति उसका व्यवहार 180 डिग्री बदल गया, जिससे पता चला कि यह आत्मिक शक्ति काफी प्रभावशाली चीज थी जो साधारण लोगों के पास नहीं थी। लेकिन हाँ, जरूर, आत्मा की शक्ति स्वर्ग की कृपा है। यह प्रकृति द्वारा लाई जाती है और साधना द्वारा अप्राप्य है। जिन लोगों में आत्मिक शक्ति होती है, उन्हें मनुष्य के भीतर का ड्रैगन कहा जा सकता है। न केवल उनकी साधना प्रतिभा अत्यंत प्रबल होगी, बल्कि उनका अवलोकन भी बेजोड़ होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बड़ी बहन ने आपको देखा और हमारे विंग्स एलायंस से आपको आमंत्रित करने के लिए कहा। आपकी बड़ी बहन? मैं अपना परिचय देना भूल गई। मेरा नाम वेदिका है, मेरी उम्र 14 साल है। और आप मेरी बड़ी बहन को तो जानते ही होंगे। उसका नाम ऐश्वर्या है। आप एल्डर ऐश्वर्या की बहन हैं। विपिन को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके सामने खड़ी लड़की शुद्ध और प्यारी थी, लेकिन वह ऐश्वर्या बेहद आकर्षक थी। हालांकि वे दोनों बहुत खूबसूरत महिलाएं थीं, लेकिन वे एक जैसी नहीं थीं। लेकिन कुछ और बारीकी से देखने के बाद विपिन को पता चला कि उसके सामने खड़ी लड़की थोड़ी बहुत ऐश्वर्या जैसी दिखती है। लड़की अभी भी थोड़ी छोटी थी, लेकिन कुछ सालों में वह निश्चित रूप से एक शानदार सुंदरता होगी। विपिन को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वह किसी भी तरह से ऐश्वर्या से संबंधित नहीं था, तो ऐश्वर्या ने उसे बिना किसी कारण के विंग्स एलायंस में खींचने की कोशिश क्यों की? क्या यह इसलिए था कि परीक्षा के दिन ही उसकी ताकत उजागर हो गई थी? कुछ और सावधानी बरतने के बाद वह संभावना सामने आई। आखिरकार ऐश्वर्या की ताकत बहुत गहरी थी और भूमिगत महल में तंत्र की परतें थीं। वह शिष्यों को धोखा देने में सक्षम हो सकता था, लेकिन बड़ों को धोखा देने में वास्तव में काफी कठिनाई होगी। क्या यह बहुत आश्चर्यजनक है? लेकिन वास्तव में इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। मेरी बहन ने देखा कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, इसलिए वह तुम्हें थोड़ा विकसित करना चाहती थी। मेरे अवलोकन से आपके पास विंग्स एलायंस में शामिल होने की योग्यता है। विंग्स एलायंस के सदस्यों में से एक के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर आपको इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस बिंदु पर बोलते हुए वेदिका ने अपनी आंखें मूंद लीं और विपिन को एक अतुलनीय मीठी, साफ, शुद्ध मुस्कान दी। पहले तो वेदिका विपिन को बहुत नापसंद करती थी, और इसका कारण स्पष्ट रूप से यह था कि विपिन ने विंग्स एलायंस के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। विपिन इतिहास में पहला व्यक्ति था जिसने विंग्स एलायंस के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन यह जानते हुए कि विपिन के पास अत्यंत दुर्लभ आत्मिक शक्ति थी, वह यह भी जानती थी कि जिस स्थान पर ऐश्वर्या की नजर थी वह स्वाभाविक रूप से आत्मिक शक्ति थी। वह जो जानती थी उसके अनुसार पूरे बाहरी प्रांगण में एक भी व्यक्ति के पास आत्मिक शक्ति नहीं थी, और यह एक किंवदंती की तरह था। संक्षेप में, जिस किसी व्यक्ति के पास आत्मा की शक्ति होगी
उसके पास भविष्य में असीमित उपलब्धियां होंगी और वह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए किस्मत में होगा। इसलिए बिपिन जैसे व्यक्ति को वह स्पष्ट रूप से जाने नहीं दे सकती थी और उसे आकर्षित करने के लिए वह सब कुछ करती थी जो वह कर सकती थी। वेदिका की प्यारी मुस्कान देखकर बिपिन को पता चल गया कि लड़की अपनी खूबसूरती से उसे अपने गठबंधन में खींचना चाहती है। ऐसी सुंदरता के सामने बिपिन का दिल न पिघलना असंभव था, इसलिए वह पहले तो मुस्कुराया, लेकिन फिर दृढ़ता से कहा, मैं मना करता हूँ। तुम कमीने हो। बिपिन की बातें सुनकर वेदिका को इतना गुस्सा आया कि वह उछल पड़ी। पहले वाली नम्रता तुरंत गायब हो गई और उसने गुस्से में अपने दांत काटे और बिपिन की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, बिपिन, तुम खुद को क्या समझते हो? कितने लोग विंग्स एलायंस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें मना कर देते हैं। आज मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं, फिर भी तुमने मना कर दिया। क्या तुम्हारा दिमाग किसी दरवाजे से बंद है? तो क्या हुआ अगर आपके पास आत्मा की शक्ति है? अंत में आप आत्मा के दायरे के 5वें स्तर पर हैं। यह विंग्स एलायंस के लोगों के बराबर भी नहीं है। वेदिका की भयंकर गालियों का सामना करते हुए बिपिन न तो उत्तेजित हुआ और न ही क्रोधित हुआ और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह फर्श पर पड़ी संत आत्मा घासों को उठाता रहा और जो घासें वह उठा सकता था उन्हें उठा लिया। अचानक उसके चेहरे पर एक खालीपन आ गया। उसने आश्चर्य से देखा कि पास ही में एक बैंगनी रंग का मनका दिखाई दिया। वह मनका मोती के आकार का ही था, लेकिन उसमें अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा थी। यह क्या है? बिपिन ने मनका उठाया और ध्यान से उसका मूल्यांकन किया। वाह, क्या यह है? यह एक आध्यात्मिक मनका है। उस बैंगनी चमकदार मनके को देखकर वेदिका जल्दी से दौड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। तुम इस चीज को पहचानते हो? बिपिन ने उत्सुकता से पूछा। बेशक मैं करता हूं। यह सर्वोच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधि है। आध्यात्मिक मनका। कई सौ संत आत्मा घासों में से केवल एक ही आध्यात्मिक मनका बन सकता है। आप आध्यात्मिक मनका को परिष्कृत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसे सीधे निगल लें तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल जाएगा और डेंटियन द्वारा अवशोषित हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक मनका बेहद कीमती है। उनमें से एक की कीमत 100 टैल सोने के बराबर है। मैं इतने दिनों से आध्यात्मिक औषधि पर्वत के भीतरी घेरे में सिर्फ इस आध्यात्मिक मनके के लिए भटक रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जाने से पहले यह मिल जाएगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, वेदिका ने भावुक होकर कहा। तो यह चीज एक उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक दवा है जिसे परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं है। यह वास्तव में एक अच्छी चीज है, बिपिन ने हंसते हुए कहा और मनका बैग में नहीं डाला, बल्कि उसने इसे अपनी जेब में रख लिया। तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो? यह देखकर वेदिका गुस्से से चिल्लाई। बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर में मैं तुम्हें कुछ और संत आत्मा घास दूंगा। ये संत आत्मा घास मूल रूप से मेरी थीं, और यह पहले से ही बहुत अच्छा है कि मैं आपको आधा देने को तैयार हूं। किसी भी मामले में संत आत्मा घास केवल उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक दवा है। वे शीर्ष गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक मनके की तुलना कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर मैं नहीं होता तो आप पहले ही उन संत आत्मा घासों द्वारा 2 भागों में विभाजित हो चुके होते। आप यहाँ खड़े होकर मेरे साथ इन संत आत्मा घासों को कैसे विभाजित कर सकते हैं? आप? वेदिका ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए, फिर भी वह लाचार थी। हालांकि बिपिन की हरकतें बहुत ही घटिया थीं, फिर भी वह बिपिन को विंग्स एलायंस में शामिल करना चाहती थी, इसलिए वह सिर्फ सह सकती थी। उसके बाद बिपिन ने थोड़ा गिनती की
और अपनी जेब में आध्यात्मिक मनका को छोड़कर उसने कुल 78 संत आत्मा घास एकत्र की। यह बिल्कुल अकल्पनीय संख्या थी। इसके अलावा इन संत आत्मा घासों में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध थी। वे बहुत उच्च गुणवत्ता वाले थे और वे बिपिन द्वारा पहले परिष्कृत किए गए लोगों की तुलना में बहुत बेहतर थे। बिपिन ने केवल 30 लिए और 48 वेदिका के लिए छोड़ दिए। वह महसूस कर सकता था कि उसकी जेब में आध्यात्मिक ऊर्जा कम से कम 50 संत आत्मा घास के बराबर थी। इसलिए भले ही इसे इस तरह से विभाजित किया गया हो, फिर भी उसने बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन बिपिन को उम्मीद नहीं थी कि वेदिका ने सिर्फ 40 लिया और उसके साथ ही बिपिन के पास 38 हो गए। वेदिका का मतलब बहुत साफ था। वह बिपिन को 3 से 8 इंच होने का श्राप दे रही थी। 3-3-8 एक अपमान है। बिपिन उसके काम को बचकाना ही कह सकता था। शाप देने के लिए 8 संत आत्मा घास देना वास्तव में एक बेकार की बात थी, क्योंकि एक संत आत्मा घास की कीमत 1 तायल सोने के बराबर थी। 1 तायल सोना 100 तायल चांदी के बराबर था। यह एक साधारण परिवार के लिए कपड़े या भोजन की चिंता किए बिना अपना जीवन गुजारने के लिए पर्याप्त था। लड़की, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम मुझ पर फिदा नहीं हुई, है न? संत आत्मा घासों को विभाजित करने के बाद बिपिन ने आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत को छोड़ने का फैसला किया। 10 दिन पूरे हो चुके थे और उन्हें आकाश के अंधेरा होने से पहले आंतरिक चक्र को छोड़ने की जरूरत थी। लेकिन बिपिन को उम्मीद नहीं थी कि वेदिका उसका पीछा करेगी। सच कहूं तो उनके साथ चलने वाले ऐसे खूबसूरत व्यक्ति का होना बहुत संतोषजनक बात थी। लेकिन चलते चलते उन्हें बहुत से लोग मिले। जब बिपिन की ओर हर तरह की नफरत भरी नजरें डाली गईं, तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि वेदिका जानबूझकर उसके प्रति नफरत ला रही है। मैं वास्तव में तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूं। क्या तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत करोगे? लेकिन जब वेदिका ने हंसते हुए ये शब्द कहे, तो बिपिन तुरंत अराजकता में आ गया। अध्याय 25 उग्र वेदिका। बिपिन ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह छोटी लड़की इतनी पवित्र लगती है, फिर भी इतनी बेबाक है। चाहे आप कुछ भी कहें, वह अभी भी एक छोटी सी सुंदरता थी, तो वह बिना सोचे समझे ऐसी बातें कैसे कह सकती है? तुमसे शादी करूं? मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? लेकिन बिपिन पीछे नहीं हटा। उसने अपने कदम रोके, अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा, अपनी आंखों से ऊपर नीचे देखा और अपने सामने की सुंदरता का गंभीरता से मूल्यांकन किया। तभी उसे पता चला कि वेदिका की उम्र भले ही ज्यादा न हो, लेकिन उसका विकास काफी अच्छा था। उसके अच्छे उभार और खूबसूरत कर्व्स ने वाकई लोगों को उत्तेजित कर दिया। तुम शादी करने की हिम्मत कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। कमबख्त गुंडे। बिपिन की दुष्ट निगाहों से देखते हुए वेदिका उस चेहरे को संभाल नहीं पाई। उसे आखिरकार पता चला कि बिपिन के साथ बेशर्मी से पेश आने में वह बहुत अनुभवहीन थी और बिपिन के कुछ शब्दों से ही वह पूरी तरह से उन्मत्त हो गई। ओह, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो बहुत अच्छा है। तुम सच में मेरी पसंद की नहीं हो। बिपिन ने हल्के से मुस्कुराया, जैसे कि एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और चलना जारी रखा। तुम कमीने! वेदिका की गुस्से भरी आवाज उसके पीछे से आई। बिपिन से बदला लेने के लिए वेदिका ने बिपिन को नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए, और वह उसके बगल में ही खड़ी रही। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बिपिन ने बहुत सारी दुश्मनी आकर्षित की। बिपिन वास्तव में वेदिका की हरकतों के सामने असहाय था। शक्ति के मामले में वह वेदिका से बहुत दूर था और भले ही वह वेदिका से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी छोटी सुंदरता को भगाने के लिए लड़ाई का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? चूंकि वह असहाय था,
इसलिए बिपिन को इसके बजाय थोड़ा आनंद लेना चाहिए था। कभी कभी वह वेदिका के रूप की प्रशंसा करता था, कभी कभी वह उसे थोड़ा उकसाता था, और इससे वह गुस्से में बिजली की तरह उछल पड़ती थी। उसने बिपिन की बाह पकड़ ली और काट लिया, पागलों की तरह बिपिन की पीठ पर वार किया, और पूरे रास्ते बिपिन काफी घायल हो गया। बहुत कम लोग थे जो वेदिका को पहचानते थे, लेकिन उसकी खूबसूरती के कारण उसे इनर कोर्ट में एक भी कहा जा सकता था। बिपिन को वेदिका जैसी सुंदरी को धमकाते देख अनगिनत युवा पुरुष आगे आए और न्याय के लिए लड़ने और सुंदरता को बचाने वाले नायक की तरह पेश आने की कोशिश की। लेकिन उन्हें वेदिका की गालियां ही मिलीं और दो लोगों की पसलियां भी वेदिका ने तोड़ दी। जब उन्होंने वेदिका की छाती पर विंग्स अलायंस का बैज देखा तो वे सभी सिर्फ अपनी किस्मत को कोस सकते थे। वे दोनों चलते रहे और सभी दर्शक अपना ध्यान उन पर केंद्रित करते रहे। इस तरह वे एक अजीब दृश्य बन गए। जब वे बाहरी घेरे में पहुंचे तो वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए और वे लोगों के ध्यान का केंद्र बन गए। देखो, क्या यह बिपिन नहीं है? लगता है उसके पीछे कोई व्यक्ति है न? क्या वह वेदिका नहीं है? भीड़ में से दो शव निकले और वे ड्रैगन और टाइगर भाई थे। वे दो लोग वेदिका से बहुत डरे हुए थे, इसलिए वे पीछे मुड़कर भागना चाहते थे। बलदेव बासी, इस कमीने को रोकने में मेरी मदद करो। लेकिन जब वेदिका ने उन्हें पुकारा तो उन्हें पता था कि वे बच नहीं सकते। भाई, हमें क्या करना चाहिए? चूंकि यह ऐसा ही है, इसलिए हम केवल आगे बढ़कर उस बिपिन को थोड़ी पीड़ा दे सकते हैं, वरना वेदिका हमें माफ नहीं करेगी। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन दिनों वेदिका के आदेशों को याद किया। वे अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाए और बिपिन की दिशा में छलांग लगा दी, क्योंकि वे उसे रोकना चाहते थे। बिपिन ने उन दोनों को पहले ही देख लिया था और जब उन्होंने निर्दयी चेहरे के साथ उसकी ओर छलांग लगाई तो उसे पता चल गया कि वे उस पर हमला करने वाले हैं। दरअसल भाई बिपिन के सामने आ गए और एक मुट्ठी और एक लात से बिपिन के पेट और पैर पर निशाना साधा। वे दोनों आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर थे और हालांकि उन्होंने किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया था, उनकी ताकत और गति शीर्ष श्रेणी की थी। अगर यह कई दिन पहले होता तो बिपिन के पास उनके हमलों का सामना करने का कोई तरीका नहीं होता। लेकिन अब यह मुश्किल नहीं था। फुसफुसाहट बिपिन पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ गया। एक पैर जमीन को छूते हुए उसका शरीर अचानक घूम गया और वह हवा की तरह दो लोगों के बीच से निकल गया। यह आभा आत्मा क्षेत्र 5वां स्तर। भाइयों ने बिपिन की आभा को महसूस किया, लेकिन वे इस वजह से हैरान थे। वह आत्मा क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर रहते हुए दोनों के हमलों को कैसे चकमा दे सकता था? इसका कोई मतलब नहीं था। उस पल दोनों भाइयों को लगा कि अब उनका कोई चेहरा नहीं रहा। भले ही बिपिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वे दोनों भी साधारण नहीं थे। वे एक छोटे से व्यक्ति को, जो आत्मा के क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था, अपने साथ खिलवाड़ करने कैसे दे सकते थे, जो आत्मा के क्षेत्र के 6वें स्तर पर थे, भीड़ की सभी आंखों के सामने। इस बात को सोचते सोचते उन दोनों के दिल ठंडे हो गए। उन्होंने अपनी शैली बदल ली और एक ही समय में कई हथेलियां बाहर निकल आईं। अनगिनत पवन हथेलियां जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थीं, बिपिन की ओर उड़ने लगीं। वे पवन हथेलियां घनीभूत थीं और उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये दो लोग, यह देखकर कि उन दोनों ने वास्तव में रैंक 3 कौशल का उपयोग किया था, बिपिन ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। वह पहले से ही उन कौशलों के खिलाफ चकमा देने में असमर्थ था, इसलिए उसे जवाबी कार्रवाई के लिए अपने कौशल का उपयोग करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे पर्यवेक्षक थे, इसलिए अगर बिपिन ने वास्तव में अपने कौशल का उपयोग किया
तो उसकी असली ताकत भी उजागर हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद बिपिन ने अपने दांत काटे और अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी त्वचा पर उंडेल दिया। वह सबसे पतली पवन हथेलियों की ओर बढ़ा और वह बलपूर्वक हमले का सामना करना चाहता था। बैंग बैंग बैंग। कुछ भारी आवाजों के बाद बिपिन को लगातार 3 हथेलियों से चोट लगी। हालांकि उसकी पीठ से सुन्न कर देने वाला दर्द की लहर आई, लेकिन उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी, इसलिए ड्रैगन और टाइगर भाइयों ने खुद को रोक लिया। लेकिन वास्तविकता को झूठलाने के लिए उसने खुद को आगे की ओर फेंका और जब वह जमीन पर गिरा तो उसने जानबूझकर अपने होठों को काटा और थोड़ा पानी जैसा खून थूक दिया। भाइयों को यह देखकर बहुत डर लगा कि बिपिन जमीन पर गिर गया और खून भी थूक दिया। वे सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते थे और उन्होंने खुद को रोक लिया। आखिरकार वे बिपिन के पीछे मौजूद व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि वे अपने दिल में डरे हुए थे। उन्होंने वेदिका को आते देखा, इसलिए उन दोनों ने बिपिन की ओर हाथ नहीं बढ़ाया और केवल दुष्टता का चेहरा बना सके और फिर बिपिन की ओर इशारा करते हुए कहा, बिपिन, यह वेदिका को अपमानित करने की कीमत है। वेदिका? बड़ी ऐश्वर्या की बहन वेदिका। वेदिका नाम सुनकर वहां मौजूद भीड़ चौंक गई। वेदिका नाम उनके लिए अपरिचित नहीं था क्योंकि वह एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे हर कोई जानता था। ऐसा कहा जाता था कि वेदिका असाधारण सुंदरी थी और उसने इस वर्ष ही एज्योर ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया था, इसलिए बहुत कम लोग उसे पहचान पाए थे। लेकिन चूंकि वेदिका बहुत प्रतिभाशाली थी, 14 साल की उम्र में 7वें स्तर पर होने के कारण उसे अपवाद के रूप में सीधे आंतरिक दरबार की शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जिस दिन उसने आंतरिक दरबार में प्रवेश किया, उसी दिन वह विंग्स एलायंस में शामिल हो गई। वेदिका की शक्ल और उसकी छाती पर लगे विंग्स अलायंस बैज की तुलना करने के बाद हर कोई उसकी पहचान के बारे में ज्यादा निश्चित हो गया। उस समय भीड़ में विस्फोट हो गया क्योंकि वेदिका का नाम वाकई बहुत मशहूर था। आह, वह लड़का कौन है? मुझे लगता है कि अगर उसने वेदिका को नाराज किया तो वह मर चुका है। मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि ड्रैगन और टाइगर भाइयों ने कहा था कि वह बिपिन था। उसका चेहरा देखकर लगता है कि वह बेवकूफ ही होगा। उसे वाकई नहीं पता होगा कि आसमान कितना ऊंचा है या जमीन कितनी गहरी है। उस समय लगभग सभी ने सोचा कि बिपिन मर चुका है। ऐश्वर्या के अस्तित्व के कारण आंतरिक अदालत में वेदिका की स्थिति कम नहीं थी। अपनी सुंदरता के कारण वह पहले से ही आंतरिक प्रांगण के सभी प्रकार के प्रतिभाशाली लोगों की पसंदीदा पत्नी बन चुकी थी। जो कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत करता था, उसे मौत का सामना करना पड़ता था। वेदिका बिपिन के सामने पहुंची और जैसे ही उसने उसे देखा जो धीरे धीरे वापस ऊपर चढ़ रहा था और उनके सामने पानी से भरे खून के तालाब को देखा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह अचानक घूमी और ड्रैगन और टाइगर भाइयों को 2 जोरदार थप्पड़ मारे और फिर जोर से चिल्लाई, तुम्हें उसे मारने किसने दिया? क्या तुम मरना चाहते हो? अध्याय 26। बिपिन एक उग्र व्यक्ति है। अरे, क्या हुआ? वेदिका के 2 थप्पड़ बहुत ही स्पष्ट थे। इससे न केवल ड्रैगन और टाइगर भाई पूरी तरह से भ्रमित हो गए, बल्कि उसने देखने वाली भीड़ को भी चौंका दिया। क्या वेदिका उस बिपिन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी? क्या भाई वेदिका की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? यह क्या स्थिति है और वेदिका ने भाइयों को क्यों मारा? ऐसा लग रहा था कि वह बिपिन की परवाह करती थी और इसने सभी के दिमाग को पूरी तरह से उलझा दिया। तुम क्या देख रहे हो? देखने जैसा क्या है? अगर तुम देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। ठीक उसी समय वेदिका अचानक पलटी।
उसके खूबसूरत चेहरे की खूबसूरती अब गायब हो गई थी और उसकी आंखों से दो ठंडी किरणें निकल रही थीं, जिससे भीड़ पूरी तरह से डर गई। ओई, क्या तुम ठीक हो? भीड़ को डराने के बाद वेदिका बिपिन की ओर चली गई। मैं ठीक हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बिपिन खड़ा हुआ और अपनी उंगलियों से अपने होठों पर लगे खून को पोंछने लगा। एक छोटा सा काटने का घाव भी दिखाई दिया। तुम कमीने! उसी क्षण वेदिका को अचानक समझ आ गया। वह हमलों से खून नहीं थूक रहा था, यह तो बस अपने मनोरंजन के लिए अभिनय कर रहा था। और वह अभिनय इतना वास्तविक था कि उसने उसे धोखा भी दिया। उस समय, उस पल, वेदिका वास्तव में कूदना चाहती थी और बिपिन के चेहरे को तब तक खरोंचना चाहती थी जब तक कि वह फूलों से भर न जाए, लेकिन वह अभी भी उसे रस्सी से बांधना चाहती थी, इसलिए उसने सहन किया। वह मुड़ी, भाइयों की ओर देखा और फिर कहा, मेरे पीछे आओ। उसके बाद वह जल्दी से आसपास की भीड़ से बाहर चली गई। हम उस समय ड्रैगन और टाइगर भाई गुस्से से भरे हुए थे। आप इसे चाहे जो भी कहें, वे अभी भी आंतरिक प्रांगण में प्रसिद्ध लोग थे और भीड़ के सामने वेदिका के थप्पड़ के बाद उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन वेदिका की हैसियत के कारण वे वेदिका को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनकी ताकत भी उससे बहुत दूर थी। इसलिए अंत में वे केवल ठंडी सांस ले सकते थे और आज्ञाकारी रूप से उसका पालन कर सकते थे। एक खाली जगह पर पहुंचने के बाद, जहां कोई भी नहीं था, वेदिका ने एक आह भरी और माफी मांगते हुए कहा, अभी के लिए माफ करें, बात बस इतनी है कि बिपिन के पास अपने विशेष क्षेत्र हैं। मुझे भी इसके बारे में अभी पता चला है, इसलिए हम उसे नाराज नहीं कर सकते। वेदिका भाइयों को बताना चाहती थी कि बिपिन के पास आत्मिक शक्ति थी और बहुत संभव है कि उसने रहस्यमय तकनीकों में साधना की हो, लेकिन यह विचार करने के बाद कि ये बिपिन के रहस्य थे, उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई। वेदिका की बातें सुनकर भाइयों ने एक साथ गहराई से सोचा। वेदिका का अच्छा प्रभाव पाने में बिपिन को क्या महारत हासिल थी? और वेदिका और दोनों भाइयों के चले जाने के बाद बिपिन बहुत ऊब गया था। इसलिए उसने अपने कपड़े ठीक किए और भीड़ से बाहर निकल गया। वह किसी भी अनावश्यक परेशानी को आकर्षित नहीं करना चाहता था। दीपक सेन वह था। ठीक उसी समय भीड़ से 10 लोग बाहर निकले। वे दीपक सेन, अजय सेन और अन्य थे। उनके 2 बैग भरे हुए थे और यह कहा जा सकता था कि उनके पास बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन वे केवल निम्न गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक दवाएं थीं। उन्होंने भी उस दृश्य को देखा जो अभी अभी घटित हुआ था और उस समय वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि बिपिन को विंग्स एलायंस द्वारा आमंत्रित किया जाना केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि वास्तव में एक अस्पष्ट संबंध था। आपने यह भी सुना है कि इस साल की आंतरिक अदालत शिष्य परीक्षा में एक भयंकर व्यक्ति था जिसने अकेले ही 40 भयंकर जानवरों को मार डाला था। कुछ सोचने के बाद दीपक सेन ने अपना मुंह खोला। बेशक हमने इसके बारे में सुना है। वह आदमी वाकई बहुत ताकतवर था और वह एक ऐसा किरदार है जिसकी अंदरूनी अदालत में बहुत चर्चा होती है। लेकिन उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, इसलिए कोई नहीं जानता कि वह कौन है। जब हर कोई उस व्यक्ति का जिक्र कर रहा था तो उसकी तारीफों का कोई अंत नहीं था। तो फिर अगर विंग्स एलायंस नए शिष्यों में से एक नया सदस्य चुन रहा था, तो आपको क्या लगता है कि उनका निमंत्रण का लक्ष्य कौन बनेगा? दीपक सेन ने पूछा। बेशक यह वही उग्र व्यक्ति होगा, भीड़ के भी यही विचार थे। दीपक सेन, क्या तुम्हारा मतलब है? अचानक एक व्यक्ति ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। आखिरकार आज तक विंग्स एलायंस द्वारा आमंत्रित किया गया एकमात्र नया शिष्य बिपिन था, लेकिन उनके लिए बिपिन को उस मूर्ति जैसे भयंकर व्यक्ति से जोड़ना लगभग असंभव था।
तो इसीलिए एक व्यक्ति ने इसे अस्वीकार कर दिया। असंभव। बिपिन इतना उग्र व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में बिपिन को समझते हो? एज्योर ड्रैगन स्कूल में प्रवेश करने के बाद से तुमने बिपिन को केवल इसलिए चिढ़ाया है क्योंकि वह आंतरिक प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसकी असली ताकत कौन जान सकता है? हम। दीपक सेन के शब्दों से सभी चुप हो गए और कुछ भी नहीं बोल पाए क्योंकि उसके शब्द सत्य थे। जब से वे छोटे थे तब से वे बिपिन को नीची नजर से देखते थे और महसूस करते थे कि वह सेन परिवार का हिस्सा नहीं है। फिर भी उसने सेन परिवार का हिस्सा होने का खिताब लटकाया और वे उसे बेशर्म समझते थे। बिपिन को अपमानित करने और उसे नीचा दिखाने के अलावा कोई भी उसे सही मायने में नहीं जानता था। मैं दीपक सेन की बातों से सहमत हूँ। ठीक उसी समय चुप अजय सेन ने आखिरकार कहा, हम सभी ने बिपिन को कम आंका और इस वजह से मेरे भाई विजय सेन को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब बिपिन को नाराज नहीं करेंगे, वरना आपको निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। इतना कहकर अजय सेन पहले चला गया। दीपक सेन और बाकी लोग भी गहरी सोच में डूब गए क्योंकि उन्हें भी पता था कि विजय सेन ने आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार में भाग क्यों नहीं लिया। सड़क पर कुछ जल्दी करने के बाद बिपिन आखिरकार आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत से बाहर निकलकर प्रवेश द्वार पर चौक पर पहुंच गया। उस समय वहां पहले से ही बड़ी संख्या में आंतरिक दरबार के शिष्य एकत्र थे। बहुत से लोगों की फसल खराब नहीं थी और चौक बहुत जीवंत था क्योंकि लोग आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत में हुई दिलचस्प चीजों के बारे में बात कर रहे थे। बिपिन, एक जानी पहचानी आवाज आई और अनीता सेन का मैदान पास से उसे देख रहा था। अनीता सेन के समूह में 11 लोग थे और अनीता सेन और 2 अन्य सेन परिवार के सदस्यों के अलावा बाकी लोग वे थे जो बाद में सेन गठबंधन में शामिल हो गए थे। वे लोग बिपिन के प्रति बहुत विनम्र थे, इसलिए बिपिन का उन पर प्रभाव बुरा नहीं था। चूंकि उसने उन्हें देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनके पास गया और उनका अभिवादन किया। ओह, बिपिन की फसल खराब नहीं है, आपको वास्तव में 2 पूरे बैग मिले हैं। हाँ, यह बहुत प्रभावशाली है कि एक व्यक्ति को हम सभी से ज्यादा मिला। हमें नहीं पता था कि कौन सी आध्यात्मिक दवाएं थीं, इसलिए दिखावे के लिए हमारे पास यहाँ कुछ खरपतवार हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही बिपिन करीब पहुंचा, सेन परिवार के 2 अन्य सदस्य बिपिन के बैग पर व्यंग्यात्मक ढंग से बोल रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बिपिन अकेले ही उन 11 लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता है। यह देखकर अनीता सेन उसे डांटना चाहती थी, लेकिन उसे बोलने भी नहीं दिया। बिपिन ने पहले कहा, अनीता सेन, तुम लगभग आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच जाओगी, है ना? इसे छोटे भाई का सम्मान समझो। जैसे ही बिपिन ने यह कहा, उसने अपना हाथ अपने बैग में डाला और जब उसका हाथ बाहर आया तो आध्यात्मिक दवा का एक गुच्छा भी बाहर आया और उसने उन सभी को अनीता सेन की बाहों पर भर दिया। अनीता सेन, मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। अनीता सेन बिपिन की अचानक हरकतों से दंग रह गई। जब वह होश में आई तो बिपिन पहले ही बहुत दूर जा चुका था। वह केवल यह देख सकती थी कि उसके आसपास के लोग आश्चर्य से उसकी बाहों को देख रहे थे और उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। उसने नीचे देखा और तुरंत अनीता सेन अचंभित रह गई। उसकी बाहों में 13 लाल आध्यात्मिक दवाइयां थीं। वे कम गुणवत्ता वाली ग्राउंड स्पिरिट घास नहीं थीं। वे मध्यम गुणवत्ता वाली स्काई स्पिरिट घास थीं। कोई भी शांत नहीं रह सका क्योंकि उन्होंने बिपिन के बैग के बारे में सोचा जो संभवतः इन आकाश आत्मा घासों से भरे थे। बेशक अगर उन्हें पता चले कि बिपिन के दूसरे बैग में संत आत्मा घास भरी हुई है तो कई लोगों के मन में मरने के विचार भी आएंगे।
अध्याय 27 अजीब निशान। अनीता सेन, ऐसा लगता है कि आपकी फसल खराब नहीं है। दीपक सेन की आवाज आई और उसका समूह भी धीरे धीरे वहां आ गया। यह तुम लोग गए और आकाश आत्मा घास का शिकार किया और तुम्हें बहुत सारी मिल भी गईं। जब दीपक सेन और अन्य लोग आए और अनीता सेन की बाहों में आकाश आत्मा घास को देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। एक स्काई स्पिरिट ग्रास की कीमत 20 ग्राउंड स्पिरिट ग्रास के बराबर थी। इसलिए अनीता सेन की बाहों में मौजूद 13 स्काई स्पिरिट ग्रास पहले से ही दीपक सेन और बाकी लोगों की हर चीज से ज्यादा कीमती थीं। नहीं, ये हमने नहीं खोजे थे, ये मुझे बिपिन ने दिए थे। अनीता सेन ने ऐसा कहते हुए उसने 13 आकाश आत्मा घासों को अपनी कमर के पर्स में ठूंस लिया। जब उसने यह हरकत की तो लगभग सभी लोग प्रशंसा से लथपथ हो गए, खास तौर पर वे दो लोग जिन्होंने पहले बिपिन को अपमानित किया था। यहां तक कि टोफू से टकराकर मरने का भी उनका दिल कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी अभी बिपिन को उकसाना ऐसा था जैसे दो तांबे के सिक्कों वाले भिखारी कमर पर हजारों सिक्के रखने वाले अमीर व्यक्ति के सामने अपनी संपत्ति का बखान कर रहे हों। यह बेहद हास्यास्पद था। अनीता सेन, तुम कह रही हो कि ये तुम्हें बिपिन ने दिए थे, क्या यह संभव है कि? दीपक सेन और अन्य लोगों के चेहरे का सारा रंग उड़ गया क्योंकि उन्हें अचानक बिपिन के बैग याद आ गए जो बहुत भरे हुए थे। दीपक सेन, अनीता सेन, कुछ हुआ? बिपिन वह। उस समय हिमांशी और अन्य लोग जल्दी से भागे और उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। हिमांशी, क्या हुआ? क्या बिपिन ने तुम्हें धमकाया? जैसे ही उन्होंने हिमांशी की उपस्थिति देखी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी है और गयासेन के पैर पर चोटें थीं। सेनगठबंधन के सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने यह भी सोचा कि यह बिपिन था जिसने हिमांशी और अन्य लोगों को परेशान किया था। और जब हिमांशी ने घटित घटनाओं का वर्णन किया तो सभी चुप हो गए। हिमांशी ने जो कहा उसके अनुसार उसे बचाने के लिए बिपिन को 3 लेवल 5 स्पिरिट क्षेत्र विशेषज्ञों ने घेर लिया और हमला कर दिया। उसे खतरे में होना चाहिए था और अगर वह मरता भी नहीं तो वह अपंग हो जाता। लेकिन उन्होंने अभी अभी बिपिन को देखा। न केवल उसे खरोंच तक नहीं आई थी बल्कि वह पूरी तरह से जीवंत था। वह घायल व्यक्ति की तरह कैसे दिख सकता था? और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि बिपिन स्तर 5 आत्मा क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों के खिलाफ हार नहीं सकता था, या कम से कम वह सब कुछ बरकरार रखते हुए पीछे हट सकता था। बिपिन के पास इतनी ताकत कैसे थी? वे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे क्योंकि जैसे जैसे वे सोचते उनका डर बढ़ता जाता। अनीता सेन, तुमने कहा था कि बिपिन ठीक है, हिमांशी ने भावनाओं से भरे चेहरे के साथ पूछा और साथ ही उसे लगा कि यह अकल्पनीय था। मम्मा, बिपिन ठीक है, हमने अभी उसे देखा है। अनीता सेन ने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा है, बिपिन ठीक है, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। सिसकी। उसकी अत्यधिक खुशी तुरंत दुख में बदल गई और हिमांशी ने खुद को अनीता सेन की बाहों में फेंक दिया, यह कहते हुए रोया, अनीता सेन, मैं गलत था, हम गलत थे, केवल तुम ही सही थीं। बिपिन हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमारे सेन परिवार में सबसे बहादुर है। अगर बिपिन नहीं होता तो मैं रोती। उस दृश्य का सामना करते हुए अनीता सेन को और भी अधिक संतुष्टि महसूस हुई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हिमांशी वास्तव में बिपिन को एक अलग तरीके से देख रही थी। ऐसा लगता है कि हमने बिपिन को वाकई गलत नजर से देखा है। दीपक सेन ने आह भरी और उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म थी। हिमांशी के अनुभव को जानते हुए हर कोई बिपिन को अलग नजर से देखने लगा। और जब सभी शिष्य आध्यात्मिक औषधि पर्वत को छोड़ देते हैं तो बुजुर्गों द्वारा गठित एक समूह आध्यात्मिक औषधि पर्वत का मध्यवर्ती हो सकता है।
उस समय मार्शल स्किल बिल्डिंग के मास्टर ऐश्वर्या और कई बुजुर्ग वहां एकत्र हुए। वे तीनों शिष्यों की लाशों को देखकर भौहें सिकोड़ रहे थे, लेकिन अपनी स्थिति के कारण वे केवल देख सकते थे, बोलने का अधिकार नहीं था। क्योंकि उन लाशों के बगल में एक सफेद लबादा पहने हुए व्यक्ति ध्यान से देख रहा था। वह व्यक्ति एज्योर ड्रैगन स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण था और यहाँ तक कि मुख्य बुजुर्गों को भी उसके आसपास सावधान रहना पड़ता था। उस व्यक्ति का सफेद लबादा बहुत खास था, क्योंकि वह अजीबोगरीब निशानों और खास पैटर्न से भरा हुआ था। सफेद लबादा बहुत बड़ा भी था। यह न केवल उस व्यक्ति के कपड़ों को छुपा रहा था, बल्कि उसके चेहरे को भी छुपा रहा था और पूरे व्यक्ति को कसकर ढक रहा था। इतने सालों के बाद आखिरकार वह फिर से प्रकट हो गया है। अंत में सफेद लबादे से एक वृद्ध आवाज आई। बड़े उग्र पंडित, आप कह रहे हैं यह 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान है? ऐश्वर्या ने आगे बढ़कर पूछा। यह 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान के अलावा और क्या हो सकता है? आप आंतरिक दरबार के बुजुर्ग वास्तव में अपने कर्तव्यों की बहुत अधिक उपेक्षा करते हैं। आप केवल 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के प्रकट होने के बाद ही रिपोर्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सभी ने बहुत सी चीजों में देरी की है? बस चावल की बाल्टियों का एक गुच्छा। तुम सब कूड़ा हो। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? ऐश्वर्या के सवाल के बाद सफेद लबादे वाले बूढ़े आदमी की गुस्से भरी डांट आई। हर कोई उस व्यक्ति के गुस्से को महसूस कर सकता था। उस डांट के बाद बुजुर्ग ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और अपना एक भी निशान छोड़े बिना गायब हो गया। उसके जाने के बाद सभी ने आराम किया और गहरी सांस ली। उस व्यक्ति के सामने वे वास्तव में गहरी सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाए और किसी ने भी आगे बढ़कर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, जैसा कि ऐश्वर्या ने किया था। यह बूढ़ा आदमी, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? यह 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान पहले से ही एक भ्रम की तरह था और यहाँ तक कि उसके द्वारा स्थापित किए गए मंत्र भी इसका पता नहीं लगा सके। हमें कैसे पता चलेगा कि यह कब प्रकट होगा? ऐश्वर्या ने गुस्से में कहा। थोड़ा शांत रहो। हमारे एज्योर ड्रैगन स्कूल के लिए इस व्यक्ति को पाना वाकई बहुत मुश्किल था। सिर्फ हमें ही नहीं, यहाँ तक कि संप्रदाय के मुखिया को भी बेहद सम्मानजनक होना पड़ा। हम वाकई इस व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकते। गंगाधर ने जाकर ऐश्वर्या को मना किया और उसे डर था कि वह उस सफेद लबादे वाले बूढ़े आदमी को नाराज कर देगी। मैं देख रहा हूं कि वह सिर्फ बेवजह ही एज्योर ड्रैगन स्कूल में शामिल हुआ है। 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान के खजाने की खोज ही उसका असली लक्ष्य होगा। ऐश्वर्या ने ठंडी सांस ली और उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में खजाने हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थीं। आज जो कोई भी अंदर जाता है उसकी मौत हो जाती है, इसलिए यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि यह सच है या झूठ। 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान को पहले से ही खतरे वाली जगह के रूप में देखा जाता है और हर कोई इस बारे में चिंतित है। अगर उग्र पंडित इस 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान को तोड़ सकता है तो क्या होगा अगर खजाने उसे दे दिए जाएं? बस डर है कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। ऐश्वर्या ने अपने होठों को मोड़ लिया। लड़की, एक वाक्य कम बोलो। जिद्दी ऐश्वर्या का सामना करते हुए गंगाधर स्पष्ट रूप से असहाय था। यह सही है, क्या विंग्स एलायंस ने उस लड़के को आमंत्रित किया था? उस लड़के ने वाकई मेरा सिर दुखाया है। मैंने वेदिका को यह कहते सुना कि उसने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। ऐश्वर्या ने भरी जब उन्होंने बिपिन का जिक्र किया। ओह! गंगाधर थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया, लेकिन फिर मुस्कुराया और बोला, यह लड़का काफी दिलचस्प है। बिपिन अपने घर वापस लौटा और सबसे पहले उसने आराम से स्नान किया।
लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे और रास्ते में प्रवेश करने से पहले ही बिपिन का चेहरा बहुत बदल गया। यह है। अपनी छाती को देखते हुए बिपिन की निगाहें चमक उठीं और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, क्योंकि उसकी छाती पर एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। यह अजीब इसलिए था क्योंकि ये पैटर्न अनगिनत प्रतीकों से बने थे। हर प्रतीक ऐसा था मानो वे जीवित हों। वे बिपिन की त्वचा में इधर उधर घूम रहे थे और यह बेहद भयावह था। बिपिन ने अपने हाथ का इस्तेमाल किया और अपनी छाती को कुछ बार जोर से रगड़ा और अजीब पैटर्न को मिटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वे प्रतीक उसकी त्वचा के नीचे रहते थे और उसके पास उनसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी त्वचा में आगे पीछे तैर रहे उन घने प्रतीकों को देखकर बिपिन अतुलनीय रूप से उदास था, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि मैं 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान के अभिशाप से अभी तक मुक्त नहीं हुआ हूं। अचानक बिपिन राहत में मुस्कुराया। वह जानता था कि यह वह स्मृति चिन्ह था जो 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान ने उसे छोड़ा था। चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी, वर्तमान में वह किसी भी तरह से असहाय था, इसलिए वह इसे केवल भाग्य पर छोड़ सकता था। चूंकि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए बिपिन ने अब और सोचने की जहमत नहीं उठाई। बेहतर होगा कि वह दिखावा करे कि कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए वह नहाने चला गया और अपनी मौजूदा जिंदगी का मजा लेने लगा। अध्याय 28 दृष्टिकोण में परिवर्तन। समय बीतता गया और देखते ही देखते कई दिन बीत गए। उन चंद दिनों में बिपिन ने बाहर एक कदम भी नहीं रखा। 3 थंडर शैलियों में से तीसरी शैली का अध्ययन करने के अलावा वह आध्यात्मिक चिकित्सा को परिष्कृत कर रहा था। कुछ ही दिनों में बिपिन एक अमीर व्यक्ति से एक गरीब व्यक्ति बन गया जिसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन सौभाग्य से उसका दांतियान काफी भर गया था और अपने अनुमान के अनुसार वह एक और आध्यात्मिक मनका के बाद एक बार फिर सफलता प्राप्त कर सका। लेकिन आध्यात्मिक औषधि की खोज साल में एक बार ही होती थी और आध्यात्मिक मनका एक उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधि थी। अगर वह वेदिका पर भरोसा नहीं करता तो बिपिन को ऐसा सौदा कैसे मिल सकता था। इसलिए वह यह भी जानता था कि फिर से सफलता पाना आसान नहीं था। उसे पता भी नहीं चला कि सेन परिवार के मिलने का दिन आ गया। उस दिन 3 परिचित लोग आए और उनसे मिले। अनीता सेन, हिमांशी, दीपक सेन। बिपिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने बाहर 3 लोगों को देखा। अनीता सेन का आना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हिमांशी और दीपक सेन भी आ सकते हैं। बिपिन, सभा लगभग आ गई है, हमारे साथ आओ और हम साथ साथ लौटेंगे, अनीता सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, बिपिन ने थोड़ी झिझक के साथ दीपक सेन और हिमांशी को देखा। बिपिन, चलो साथ में वापस चलते हैं, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हिमांशी ने भी कहा और उसकी आंखों में ईमानदारी के अलावा गहरा अफसोस भी था। बिपिन, हो सकता है कि हमने कुछ बातें गलत समझी हों, लेकिन अंत में हम अभी भी परिवार हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अतीत को अपने दिल में नहीं रखोगे। दीपक सेन भी हंस रहा था और उसके स्वर में अपनी गलतियों को स्वीकार करने के कुछ संकेत थे। बिपिन ने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर भी कहा, यह ठीक है। बिपिन एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं था, वरना वह उस दिन हिमांशी को नहीं बचा पाता। वैसे भी वह सेन परिवार में वापस लौटने की योजना भी बना रहा था, इसलिए सड़क पर अनीता सेन के साथ बातचीत करना बुरा नहीं था। वे एज्योर ड्रैगन स्कूल के गेट पर पहुंचे और वास्तव में सेन परिवार के सदस्य वहां बिपिन का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने बिपिन को देखा तो उनकी निगाहों में पिछली दुश्मनी नहीं थी, बल्कि थोड़ा ज्यादा सम्मान था
और सम्मान के अलावा कुछ शर्मिंदगी और थोड़ी शर्म भी थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन कई लोगों को अपने दिलों में पता था कि बिपिन संभवतः वह क्रूर व्यक्ति था जिसने 40 भयंकर जानवरों का वध किया था। उसे विंग्स एलायंस की मान्यता भी मिली थी, तो वे बिपिन को अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे जब वह ऐसा था। बिपिन ने अपने बदलाव के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार बिपिन के दिल में वह खुद को सेन परिवार का सदस्य मानता था। अपने परिवार के साथ घुलना मिलना स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा था जिसकी वह लालसा करता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह उसकी ताकत ही थी जिसने उनके रवैये में बदलाव लाया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? आखिरकार दुनिया ऐसी ही है। चाहे वह परिवार ही क्यों न हो, वरिष्ठ और कनिष्ठ ताकत के आधार पर विभाजित थे। एज्योर प्रांत के मध्य क्षेत्र में एक छोटा सा शहर था जो एक पहाड़ के सामने बना हुआ था और इसे लीनिंग माउंटेन टाउन कहा जाता था। सेन परिवार लीनिंग माउंटेन टाउन का अधिपति था क्योंकि उनके पास दर्जनों मील की भूमि और संसाधनों की परिधि पर नियंत्रण था। सेन परिवार के भव्य द्वार उनकी आंखों के सामने थे। तेज घोड़े आ गए और कई प्रभावशाली युवा नर और मादा नीचे कूद पड़े। वे बिपिन और एज्योर ड्रैगन स्कूल के अन्य लोग थे। देखो, सेन परिवार के युवा स्वामी वापस आ गए हैं। बैंगनी रंग के वस्त्र, ये एज्योर ड्रैगन स्कूल के आंतरिक दरबार के शिष्यों के प्रतीक हैं, है ना? प्रभावशाली, वे वास्तव में सेन परिवार से हैं। यह सही है। मार्शल साधना के मार्ग पर प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शहर के पूर्वी हिस्से के मालिक ओल्ड यांग ने अपने पोते को एज्योर ड्रैगन स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी। लेकिन पूरे 10 साल तक प्रवेश करने के बाद वह अपनी मार्शल साधना के लिए केवल प्रथम स्तर पर था। यह सेन परिवार के युवा गुरुओं के लिए बिल्कुल अतुलनीय है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि सेन परिवार में बिपिन नाम का एक व्यक्ति है और आज भी वह बाहरी दरबार का शिष्य है। चूंकि वह किसी को देख नहीं सकता था, इसलिए वह कई सालों तक घर नहीं लौटा। तो फिर आपको पूरी कहानी नहीं पता। हालांकि उस बिपिन को एक युवा गुरु का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वह तकनीकी रूप से सेन परिवार का हिस्सा नहीं है। उसे देवसेन ने चुना था, इसलिए यह सामान्य बात है, भले ही उसकी प्रतिभा अन्य युवा गुरुओं के बराबर न हो। शश, आप इस बारे में बेतरतीब ढंग से बात नहीं कर सकते, वरना अगर आपने देवसेन को यह बात बता दी तो आपका दुर्भाग्य होगा। बिपिन और अन्य लोगों के आगमन ने शहर के अनगिनत नागरिकों को आकर्षित किया। उन लोगों के लिए जिनका मार्शल साधना से कोई लेना देना नहीं था, कोई भी व्यक्ति जो साधना करता था उनका आदर्श था। युवा स्वामियों, आप वापस आ गए हैं। प्रांगण में प्रवेश करते ही सेन परिवार के सभी नौकरों ने उन्हें घेर लिया और साथ ही इसने सेन परिवार की कई युवा पीढ़ियों को भी आकर्षित किया। सेन परिवार में बहुत से युवा लोग थे, लेकिन वे सभी अलग अलग तरह के स्कूलों में दाखिल हुए थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि एज्योर ड्रैगन स्कूल के लोग वापस आ गए हैं, तो दूसरे स्कूलों के सभी लोग यह देखना चाहते थे कि दीपक सेन, अनीता सेन और दूसरे लोग किस मुकाम तक पहुंचे हैं। ओह, क्या यह बिपिन नहीं है? तुम आखिरकार एज्योर ड्रैगन स्कूल के आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर गए हो। एक तीखी, निर्दयी आवाज सुनाई दी और कई युवा पुरुष और महिलाएं वहां से गुजरी। मुख्य व्यक्ति एक सुंदर युवक था। उसे संभवसेन कहा जाता था और वह दूसरे दर्जे के 1000 पवन विद्यालय का शिष्य था। वह इस साल 18 साल का था और उसके पास आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना थी। सेन परिवार के अधिकांश सदस्यों की तरह वह भी बचपन से ही बिपिन के प्रति शत्रुतापूर्ण था।
अगर मुझे सही से याद है तो आपने भी 15 साल की उम्र में 1000 वाइन स्कूल के आंतरिक प्रांगण में प्रवेश किया था, बिपिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम सही हो, लेकिन 3 साल के लिए आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने के बाद मैं आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी तुलना भी कर सकते हो? कहे 10 साल की उम्र में 1000 पवन विद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन 18 साल की उम्र में ही आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर कदम रखा। इतना धीमा सुधार, फिर भी इतना अहंकार प्रदर्शित करना। क्या आप इससे बेहतर नहीं हो सकते? तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? क्या तुम थोड़ा बहस करना चाहते हो? संभवसेन का चेहरा बहुत बदसूरत था और वह बिपिन को सबक सिखाने के लिए वास्तव में अधीर था। तुम तो मुझसे मुकाबला करने के भी लायक नहीं हो। बिपिन ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और सेननिवास के अंदर चला गया। धिक्कार है। उसे इतना आत्मविश्वास किसने दिया और इतना घमंडी होने की हिम्मत किसने की? बेहतर होगा कि वह परिवार की प्रतियोगिता में भाग न ले, वरना मैं उसे मार डालूंगा। बिपिन की पीठ को देखते हुए संभवसेन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। संभवसेन, मेरी सलाह है कि तुम जाकर बिपिन को नाराज मत करो। ठीक उसी समय भाई विजयसेन और अजयसेन वहां आए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता? संभवसेन को और भी गुस्सा आया। यह देखकर कि वह इतना जिद्दी था, विजयसेन और अजयसेन उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी हो गए और वे अपने निवास की ओर चले गए। ये दोनों कचरे के टुकड़े हैं। 1 साल बाद ये इतने निस्तेज कैसे हो गए? संभवसेन ने घृणा से उन दोनों को देखा। वे दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे बड़े भाई के नाते मैं भी तुम्हें कुछ सलाह दूंगा। बिपिन उतना कमजोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। मैं तुम्हें विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, इसलिए तुम इसे अपनी इच्छानुसार समझो। दीपक सेन ने भी आगे बढ़कर संभवसेन के कंधे थपथपाए। उसके बाद अनीता सेन, हिमांशी, गया सेन और अन्य लोगों ने भी संभवसेन के साथ कुछ शब्द कहे। हालांकि यह बहुत छिपा हुआ था, लेकिन इसमें सख्त चेतावनी संदेश थे। ये लोग, क्या वे एज्योर ड्रैगन स्कूल में बेवकूफ बन गए हैं? अनीता सेन के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन दीपक सेन और बाकी लोग इतने कायर क्यों हैं? दीपक सेन और बाकी लोगों को पीछे छोड़ते हुए देखकर संभवसेन थोड़ा खो गया। यह सही है। क्या दीपक सेन और भाइयों ने बिपिन को सबसे ज्यादा परेशान नहीं किया? और हिमांशी भी। उन्हें क्या हुआ? उसी समय संभवसेन के पीछे खड़े लोगों के चेहरे पर उलझन थी। वे समझ नहीं पाए। दीपक सेन और अन्य लोग पिछले साल बिपिन को हमेशा बेहिचक अपमानित करते रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा और बिपिन की बदसूरत चीजों को एज्योर ड्रैगन स्कूल में घोषित कर दिया। ऐसा क्यों लग रहा था कि वे सभी पूरी तरह से बदल गए हैं? अध्याय 29 पिता और पुत्र की मुलाकात। सेन परिवार के एक निश्चित निवास कक्ष में एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष और एक युवक बैठे हुए थे। उस युवक ने सफेद लबादा पहना हुआ था। उसका चेहरा सुंदर था और उसके पूरे शरीर से एक विशेष आभा निकल रही थी। वह व्यक्ति बिपिन का बड़ा भाई था। वह एज्योर प्रांत के एक स्कूल, मंडल स्कूल में एक आंतरिक दरबार का शिष्य था। जहां तक उस मध्यम आयु वर्ग के पुरुष का सवाल है, वह शिखर सेन और बिपिन का पिता देवसेन था। चरमराहट जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो वह कसकर बंद दरवाजा धीरे धीरे खोला जा रहा था। किसने कहा कि तुम बिना खटखटाए अंदर आ सकते हो? चले जाओ। जब वह अपने बेटे के साथ खुशी खुशी बात कर रहा था तो एक व्यक्ति ने बिना अनुमति के उसके घर में घुसने की हिम्मत की। देवसेन ने गुस्से में मेज पटक दी और चिल्लाया। लेकिन जब दरवाजा पूरी तरह से खुला और एक पतली
कमजोर छाया अंदर आई तो देवसेन का गुस्सा भरा चेहरा तुरंत जम गया। हे पिताजी, भाई बिपिन ने थोड़ा सा खुजलाया और हंसते हुए हॉल में प्रवेश किया। ये दो लोग उसके सबसे करीबी लोग थे। यह तुम हो भाई? बिपिन को देखकर शिखर सेन बेहद खुश हुआ। कुछ कदम चलकर वह बिपिन के सामने पहुंचा और उसे गले लगा लिया। भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया भाई। बिपिन ने भी शिखर सेन को जोर से गले लगा लिया। मैंने तुम्हें 5 सालों से नहीं देखा है। तुम लंबे और अधिक सुंदर हो गए हो। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। शिखर सेन ने बिपिन का ध्यानपूर्वक आकलन किया और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे जितना लंबा नहीं हूं, बिपिन ने हंसते हुए कहा। तुम बस इतने ही बूढ़े हो। कुछ और सालों में तुम निश्चित रूप से मुझसे लंबे हो जाओगे। शिखर सेन ने प्यार से बिपिन के सिर को सहलाया। तुमने वापस आकर मेरा अभिवादन क्यों नहीं किया? देवसेन भी उसके पास आया और उसके चेहरे पर एक अप्रतिम खुशी थी। हालांकि सेन परिवार के सदस्य बिपिन को सेन परिवार का हिस्सा नहीं मानते थे, देवसेन के दिल में बिपिन उसका बेटा था और वह शिखर सेन से अलग नहीं था। बिपिन के बैंगनी वस्त्र को देखकर देवसेन ने फिर पूछा, तुम आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर चुके हो? बिपिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरा बेटा बिपिन इतना बुरा नहीं था। देवसेन जोर से हंसा और उसकी हंसी असामान्य रूप से खुशी भरी थी। उन तीनों ने 5 सालों से खुद को नहीं देखा था और उनके पास कहने के लिए ढेर सारी बातें थीं। वे आधे दिन तक बातें करते रहे और दोपहर का खाना भी नहीं खाया। श्री देवसेन, मास्टर ने आपको और युवा मास्टर को आने के लिए कहा है। जब दोपहर हुई तो निवास के बाहर से एक आवाज आई। वह आवाज सेन परिवार के एक उत्कृष्ट मंत्री चीफ छावा की थी। हालांकि वह सेन परिवार का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसका पद बहुत ऊंचा था। इसलिए उस समय बिपिन, उसका भाई और उसके पिता निवास से बाहर चले गए। चीफ छावा, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने हमें वहां जाने के लिए क्यों कहा है? देवसेन ने विनम्रता से पूछा। यह पारिवारिक समारोह के बारे में है। सेन परिवार के सभी सदस्य वहां गए हैं, सफेद बालों वाले प्रमुख छावा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझ गया। शिखर, बिपिन, चलो चलें। देवसेन ने शिखर सेन को देखा और बिपिन फिर सेन परिवार के सम्मेलन हॉल की ओर चलने के लिए तैयार हो गया। मिस्टर देवसेन, गुरु ने केवल आपको और युवा गुरु शिखर को जाने के लिए कहा था। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, उन्हें छावा ने रोक दिया। यह क्या है? यह सुनकर शिखर सेन को बहुत गुस्सा आया। आह! चीफ छावा बिल्कुल शांत थे और उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यही गुरु का मतलब है। मैं तो बस यही बात फैला रहा हूं। उस समय न केवल शिखर सेन बल्कि देवसेन का चेहरा भी बहुत बदसूरत था। उन्होंने कहा कि यह एक पारिवारिक बैठक थी, लेकिन उन्होंने बिपिन को नहीं बुलाया। इसका मतलब बहुत स्पष्ट था। पिताजी, भाई, आप दोनों जल्दी जाओ। दादाजी को दुखी मत करो। ठीक उसी समय बिपिन मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कान बहुत शांत थी और उसकी भावनाओं पर जरा भी असर नहीं हुआ था। इतने सालों तक सेन परिवार में रहने के बाद वह पहले से ही ऐसी चीजों का आदी हो चुका था और बिपिन को ऐसे देखकर देवसेन का दिल मानो चाकू से मरोड़ा जा रहा हो। उसे यह भी लगा कि वह एक योग्य पिता नहीं है और उसने बिपिन के कंधे को थपथपाते हुए कहा, बेटा, मैं गारंटी देता हूं कि अगली पारिवारिक बैठक में आप शामिल होंगे। यह कहने के बाद देवसेन शिखर सेन के साथ सम्मेलन हॉल की ओर चला गया। 9वां स्तर, आत्मा क्षेत्र। बिपिन बहुत खुश था। उसने अभी अभी देवसेन के शरीर में आभा का एक धागा डाला और उसने जो महसूस किया वह 9वें स्तर की आभा थी।
बिपिन को पता था कि इसका क्या मतलब है। पूरे सेन परिवार में पुरानी पीढ़ी को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं था जो आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच पाया हो। इसलिए यह देवसेन के लिए सबसे बड़ा उम्मीदवार था। 9वां स्तर आत्मा क्षेत्र। केवल एक और कदम के साथ कोई भी मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। मूल क्षेत्र में आपने अब आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, आपने मूल शक्ति का उपयोग किया। यह एक ऐसी शक्ति थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं ऊपर थी। एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से आत्मा के क्षेत्र से परे था। सेन परिवार के वर्तमान स्वामी गंधार सेन एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थे। देवसेन इस उम्र में आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। मूल चरण की दूरी केवल एक तार की चौड़ाई थी, इसलिए बिपिन उसके लिए वास्तव में खुश और उत्साहित था। मिस्टर देवसेन, कुछ हुआ है। ठीक उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज गूंजी और एक लंबा चौड़ा व्यक्ति घबराया हुआ चेहरा लिए भागता हुआ अंदर आया। चाचा जंगी, क्या हुआ? बिपिन ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह सेन परिवार का नौकर था। क्या आप युवा मास्टर बिपिन हैं? बिपिन को देखते हुए चाचा जंगी ने एक अलग चेहरा प्रकट किया। जब बिपिन ने सेन परिवार छोड़ा तब वह मात्र 10 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष की आयु में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन चाचा जंगी अभी भी बिपिन को अस्पष्ट रूप से पहचानता था। वह मैं हूं, बिपिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। युवा मास्टर बिपिन। पहाड़ के पीछे अयस्क खदान में भयंकर जानवर दिखाई दिए, चाचा जंगी ने घबराहट में कहा। भयंकर जानवर? बिपिन का दिल दहल गया और वह बिना सोचे समझे तेजी से पीछे के पहाड़ की ओर भाग गया। सेन परिवार के पहाड़ के पीछे की अयस्क खदान सेन परिवार के लिए आय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत थी। लेकिन अयस्क खदान में काम करने वाले ज्यादातर आम नागरिक थे। अगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट जानते थे, तो उनकी शक्ति बहुत कम थी। भयंकर जानवर। बिपिन ने उन्हें पहले भी देखा था। भले ही वह सबसे कमजोर रैंक एक भयंकर जानवर था, लेकिन वे खनिक उनका ख्याल नहीं रख सकते थे। बिपिन यह सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर खनिक भयंकर जानवरों से मिले तो क्या होगा। लेकिन बिपिन के जाने के तुरंत बाद चाचा जंगी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि उसकी साजिश सफल हो गई थी। चाचा जंगी, आपके काम के लिए धन्यवाद। बिपिन के जाने से पहले संभव सेन ने चाचा जंगी को कुछ चांदी के सिक्के दिए। हे, बस वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। चाचा जंगी ने चांदी के सिक्के लिए और कहा, युवा मास्टर संभव सेन। भयंकर जानवर हमेशा पहाड़ के पीछे गहरे भागों में रहते थे। आप उन्हें खदानों के पास कैसे ले गए? यह एक रहस्य है। युवा मास्टर संभव सेन, यह वास्तव में एक अच्छा तरीका है। लेकिन वे भयंकर जानवर अधिक से अधिक इकट्ठा होते दिख रहे थे और वे आते आते और भी अधिक भयानक होते जा रहे थे। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से वहां चले जाना चाहिए। चाचा जंगी के बाल खड़े हो गए जब उसने खदानों के पास देखे भयंकर जानवरों के बारे में सोचा। डरने की क्या बात है? सबसे ताकतवर लोग रैंक 3 पास नहीं कर पाएंगे और बिपिन ने 5 साल तक एज्योर ड्रैगन स्कूल में प्रशिक्षण लिया था। अगर वह कुछ भयंकर जानवरों का भी ख्याल नहीं रख सकता है तो उसके लिए मर जाना ही बेहतर है। संभव सेन ने ठंडी सांस ली। उसने यह सब काम इसलिए किया था ताकि बिपिन को थोड़ी तकलीफ हो। वह जाकर उसे कैसे बचा सकता था। लेकिन युवा मास्टर संभव सेन, अगर बिपिन के साथ वास्तव में कुछ होता है और अगर श्री देवसेन इसकी जांच करते हैं तो मुझे डर है कि यह बहुत अच्छा नहीं होगा। चाचा जंगी अभी भी थोड़ा चिंतित था। ठीक है, हम जाकर देखेंगे। कुछ सोचने के बाद संभव सेन को लगा कि चाचा जंगी गलत नहीं था।
अगर बिपिन मर गया तो वह मर गया, लेकिन अगर देवसेन को पता चला कि बिपिन की मौत उससे जुड़ी थी तो यह अच्छा नहीं होगा। संभवसेन और जंगी जैसे ही पीछे के पहाड़ में घुसे और खदानों तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने पाया कि बिपिन को खनिकों के एक बड़े समूह ने घेर लिया है और वे उन दोनों की ओर बढ़ रहे हैं। खनिकों ने कुछ विशाल राक्षसों को भी ले रखा था। करीब से देखने पर पता चला कि वे भयंकर जानवर थे। अध्याय 30 राक्षस। युवा मास्टर संभवसेन, आप भी आ गए। वे भयंकर जानवर बहुत डरावने थे, लेकिन सौभाग्य से युवा मास्टर बिपिन ठीक समय पर आ गए, वरना मैं वास्तव में अंत की कल्पना भी नहीं कर पाता। संभवसेन को देखकर कई खनिक अपने चेहरों पर डर के भाव के साथ भागे। तभी संभवसेन को पता चला कि कुल 9 भयंकर जानवर थे। 5 रैंक 1, 3 रैंक 2 और 1 रैंक 3। वे भयंकर जानवर उसके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसे लगा कि बिपिन को उनसे निपटने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। क्या यह संभव है कि बिपिन पहले से ही आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया हो? लेकिन भले ही बिपिन के पास चौथे स्तर की ताकत थी, फिर भी इतने कम समय में इतने सारे भयंकर जानवरों को खत्म करना संभव नहीं था, है ना? संभवसेन, धन्यवाद। संभवसेन असमंजस की स्थिति में था। बिपिन ने उसे देखकर मुस्कुराया और उस मुस्कुराहट में वास्तव में कृतज्ञता के कुछ भाव थे। उस पल संभवसेन पूरी तरह से स्तब्ध था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी और बिना सोचे समझे वह तेजी से अयस्क खदान की ओर भागा। युवा मास्टर बिपिन, आपने इन सभी को मार डाला। चाचा जंगी ने भयंकर जानवरों को देखा जो सांस नहीं ले रहे थे और महसूस किया कि यह अविश्वसनीय था। उसने साफ सुना कि बिपिन एक बेकार का टुकड़ा था जो कई सालों तक दूसरे स्तर पर रहा। अगर वह एज्योर ड्रैगन स्कूल के अंदरूनी कोर्ट में भी प्रवेश करता तो ज्यादा से ज्यादा वह तीसरे स्तर पर होता। वह इतनी तेज गति से इतने सारे भयंकर जानवरों को कैसे मार सकता था? तो क्या? बिपिन ने अपनी मुस्कुराहट दूर की और चाचा जंगी की ओर देखा। न केवल उसमें पहले वाली कोमलता नहीं थी, बल्कि कुछ ठंडे इरादे भी थे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। बिपिन द्वारा इस तरह घूरे जाने पर चाचा जंगी डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया और उसके माथे से ठंडा पसीना निकल आया। चाचा जंगी, आप इतने लंबे समय से सेन परिवार में हैं। उम्र बढ़ने के साथ आप और अधिक उलझन में क्यों पड़ते जा रहे हैं? याद रखें, एक सेवक के तौर पर जो चीजें आपको मांगनी चाहिए वो आपको मांगनी चाहिए। जो चीजें आपको नहीं मांगनी चाहिए वो आपको नहीं मांगनी चाहिए। जो चीजें आपको करनी चाहिए वो आपको करनी चाहिए। जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए उन्हें न करना ही बेहतर है। बिपिन के शब्दों के पीछे अर्थ छिपे हुए थे और चाचा जंगी का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वह उस पल कुछ भी नहीं बोल पाया और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। बिपिन ने उसे ऐसे देखा तो वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इससे यह साबित हो गया कि उसके दिल में जो अनुमान था वह सही था। युवा मास्टर बिपिन, हमें इन भयंकर जानवरों के साथ क्या करना चाहिए? क्या हम उन्हें सेन निवास पर वापस ले जाएं? दर्जनों खनिकों ने उसे घेर लिया। केवल कुछ भयंकर जानवरों के साथ निवास में लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन्हें वापस घर ले आओ और उन्हें खा लो। बिपिन ने अपना हाथ हिलाया जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर सेन निवास की ओर चल दिया। धन्यवाद युवा मास्टर बिपिन, खनिक खुशी से झूम उठे। भयंकर जानवर अजीब राक्षस थे जो साधना कर सकते थे। हालांकि उनका बाहरी आवरण स्टील जितना मजबूत था, लेकिन उनका मांस बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा कहा जाता था कि इसे खाने के बाद न केवल व्यक्ति का शरीर मजबूत होता था, बल्कि इससे उसकी उम्र भी लंबी होती थी।
ऊपर से नीचे तक सब कुछ एक खजाना था और यह काफी कीमत की वस्तु थी। लेकिन बिपिन ने उन्हें इतने कीमती भयंकर जानवर दिए। वे खुश कैसे न होते। और जब उन्होंने बिपिन को अपनी आंखों से एक पल में सभी भयंकर जानवरों को मारते हुए देखा तो खनिकों ने बिपिन का और भी अधिक सम्मान किया। खदानों के पास संभवसेन उस जगह पर पहुंचा जहां उसने सबसे पहले भयंकर जानवरों को देखा था। यह देखने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वह एक बड़े पेड़ के पास गया और छलांग लगा दी। जब वह वापस नीचे गिरा तो उसके हाथ में एक अतिरिक्त लकड़ी का बक्सा था जो छोटे छोटे छेदों से भरा हुआ था। शिक्षक वास्तव में सही थे। यह चीज भयंकर जानवरों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वे इस बक्से को नहीं ढूंढ सकते। भयंकर जानवरों को लुभाने के लिए यह वाकई एक अच्छी चीज है, लेकिन गहरे पहाड़ों के भीतर भयंकर जानवरों को आकर्षित करने में सक्षम होने के लिए आध्यात्मिक मनका के अलावा सामान्य आध्यात्मिक दवा वास्तव में काम नहीं कर सकती है। ऐसा कहते हुए संभवसेन ने लकड़ी का बक्सा खोला, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह लकड़ी का बक्सा जिसमें मूल रूप से आध्यात्मिक मनका था, खाली था। यह कैसे हुआ? आध्यात्मिक मनका कहाँ है? संभवसेन जमीन पर गिर पड़ा और उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। हालांकि लकड़ी का बक्सा उसके शिक्षक द्वारा दिया गया था, लेकिन आध्यात्मिक मनका उसके पिता द्वारा बहुत अधिक कीमत पर खरीदा गया था। उसके पिता इसे आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर में घुसने के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। अगर उसने अपने पिता को बताया कि आध्यात्मिक मनका उसकी वजह से खो गया है, तो उसके पिता निस्संदेह उसकी खाल उतार देंगे। क्या यह? अचानक संभवसेन को वह दृश्य याद आया जिसमें बिपिन ने उसे धन्यवाद दिया था और उसे अचानक कुछ समझ में आया। जैसे ही उसने लकड़ी के बक्से को पकड़ा, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बिपिन, मैंने तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं किया है। उसी समय बिपिन अपने कमरे में वापस आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी जेब से एक मनका निकाला जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। संभवसेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े घेरे में चलने के बाद, इतनी मेहनत बर्बाद करने के बाद, आपने यह सब सिर्फ मुझे यह खजाना देने और 6वें स्तर पर पहुंचने में मेरी मदद करने के लिए किया। हे, एक बड़े भाई के तौर पर आप काफी उदार हैं। संभवसेन ने कभी नहीं सोचा होगा कि बिपिन के पास आत्मा शक्ति थी। हालांकि लकड़ी का बक्सा भयंकर जानवरों की सूंघने की शक्ति को भ्रमित कर सकता था, लेकिन यह बिपिन की आत्मा शक्ति को भ्रमित नहीं कर सकता था। जैसे ही बिपिन वहां पहुंचा, उसने तुरंत उस लकड़ी के बक्से को खोज लिया जिसमें आध्यात्मिक मनका था, और उसने निर्धारित किया कि यह मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक जाल था। जब वह पहाड़ से नीचे उतर रहा था और संभवसेन और झांग के हैरान चेहरे को देख रहा था, तो बिपिन को और भी यकीन हो गया कि वे दोनों मिलकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए और इसके बजाय उन्हें खुद ही नुकसान उठाना पड़ा। गल्प। पेट में प्रवेश करने के बाद आध्यात्मिक मनका तुरंत ही विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गया। लेकिन विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को फैलने का मौका मिलने से पहले ही इसे डेंटियन ने चूस लिया। उस समय बिपिन को अपने डांटियन से भूखे भेड़िए जैसी चबाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब वह आवाज गायब हो गई तो उसके डांटियन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 9 बिजली के जानवर एक बार फिर से दहाड़ने लगे और बदल गए। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो आध्यात्मिक ऊर्जा जो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, उसके डेंटियन से बाहर निकली और उसने बिपिन के शरीर के हर हिस्से को भर दिया।
छठा स्तर आत्मा क्षेत्र। विपिन ने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। जो व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर प्रवेश कर जाता है, उसे पहले से ही प्रतिभाशाली माना जाता है। जो व्यक्ति 2 महीने से कम समय में दूसरे स्तर से छठे स्तर पर चला जाता है, उसे केवल एक शब्द से वर्णित किया जा सकता है, राक्षस। समय उड़ गया और पलक झपकते ही सेन परिवार की सभा का दिन आ गया। यह तथाकथित सभा केवल सेन परिवार के भीतर की एक बैठक नहीं थी। यह सेन परिवार की ताकत का बाहरी दुनिया के सामने प्रदर्शन भी था। यह लीनिंग माउंटेन टाउन के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में भीड़ भाड़ वाला था। इसने न केवल शहर के अमीरों को आकर्षित किया, बल्कि आसपास की कई शक्तियों को भी आकर्षित किया। इन बाहरी शक्तियों में से कुछ लोग निमंत्रण लेकर आए थे, कुछ लोग प्रशंसा के कारण आए थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, और वह था सेन परिवार की वर्तमान ताकत को देखना। इसलिए जब सेन परिवार के मुख्य सदस्य प्रकट हुए, तो जीवंतता तुरंत उबलने के बिंदु तक पहुंच गई। देखो, यह सेन परिवार का स्वामी गंधार सेन है। सबसे पहले जिस व्यक्ति पर सबकी नजर पड़ी, वह बूढ़ा आदमी था जो आगे चल रहा था। हालांकि वह काफी बूढ़ा था, लेकिन उसकी पीठ बाघ की तरह और कमर भालू की तरह थी। जब वह चल रहा था, तो हवा तेज हो रही थी, और उसकी बर्फसी सफेद तलवार जैसी भौहों के नीचे से एक भयानक लहर निकल रही थी, जो लोगों को कुछ हद तक डरा रही थी। वह व्यक्ति विपिन और अन्य लोगों का दादा था, सेन परिवार का स्वामी गंधार सेन। सेन परिवार का एकमात्र व्यक्ति जिसने मूल क्षेत्र में कदम रखा था। गंधार सेन के पीछे सेन परिवार के 6 बेटे हैं, है ना? उन सभी की उपस्थिति असाधारण रूप से प्रभावशाली और प्रभावशाली है। मुझे आश्चर्य है कि परिवार का नया स्वामी कौन होगा। इतनी जल्दी क्या है? मैंने सुना है कि आज सेन परिवार की सभा में वह आधिकारिक तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करेंगे और नए मास्टर का भी चयन किया जाएगा। इसका मतलब है कि आज का दिन काफी दिलचस्प होने वाला है। जैसे ही उन्होंने आज के सेन परिवार के समारोह के सबसे महत्वपूर्ण भाग के बारे में सोचा, हर कोई पहले से ही अपने उत्साह को सहन करने में असमर्थ था।